हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल से भी पहले स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो भी स्टोरी पसंद है उस पर मुझे कमेंट करके मैसेज करें। एपिसोड 11 पार्टनरशिप। तो दोस्तों, आपने पिछली कहानी में सुना कि विधायक डांगी पर हुए हमले की जानकारी लेने के बाद मिस्टर डांगी ऑफिसर विवेक से मिलते हैं, जहां उन्हें कुछ सुराग मिलने और गार्ड की बेटी किडनैप होने की बात पता चलती है। वहीं दूसरी ओर आकाश गहरी नींद में होता है, तभी उसे सपने में एक सन्यासी नजर आते हैं जो आकाश को कहते हैं कि बच्चा, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है। साथ ही वह आकाश को अमावस्या के दिन से पूर्व असम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित कामाख्या माता के मंदिर पहुंचकर आचार्य जटाधारी से 11 दिनों का दीक्षा लेने कहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि इस 11 दिनों के बाद उसे कुछ शक्तियां मिलेंगी जिसे आकाश को सिद्ध करते हुए चरम पर ले जाना होगा। इसके साथ ही सन्यासी के ललाट से एक किरण निकलकर आकाश के ललाट में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद आकाश का नींद टूटता है। नींद खुलने के बाद आकाश मिस्टर डांगी को खोजता है, जिस पर नौकर उसे बताता है कि मिस्टर डांगी पूजा करने में व्यस्त है। अब आगे आकाश विधायक डांगी के पूजा खत्म होने का इंतजार कर ही रहा होता है, तभी उसे ज्वेलरी शॉप के मालिक मिस्टर पाल का फोन आता है। आकाश के फोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज आती, आकाश, हमें आज नीलामी में भी जाना है। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है और सारी जरूरी प्रक्रिया भी पूरी कर चुका हूं। उन्होंने हमें शाम 4 बजे नीलामी घर बुलाया है। इस पर आकाश उन्हें कहता है कि मैं ठीक 3 बजे तक आपके शॉप पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद हम 4 बजे तक नीलामी घर पहुंच जाएंगे। इस पर ठीक है कहते हुए मिस्टर पाल फोन काट देते हैं। इधर आकाश की बातचीत खत्म हुई ही थी कि तभी पीछे से मिस्टर डांगी की आवाज आती है, कैसा लग रहा है आकाश अब तुम्हें? आकाश पीछे मुड़कर मिस्टर डांगी को देखता है और कहता है, सर अब मैं पहले से बेहतर हूं। इस पर मिस्टर डांगी उसे कहते हैं, चलो टेबल पर नाश्ता लग चुका है, हम खाते हुए बात करते हैं। इस पर आकाश हाँ में गर्दन हिलाते हुए मिस्टर डांगी के पीछे डाइनिंग टेबल की ओर चला जाता है। डाइनिंग टेबल में खाना लगने के बाद मिस्टर डांगी आकाश से पूछते हैं कि प्रेम और तमन्ना मुझे बता रहे थे कि तुम रियल एस्टेट की कंपनी शुरू करना चाह रहे हो। इस पर आकाश उन्हें कहता है, जी सर, मैं इस काम में लगा हुआ हूं। इस पर मिस्टर डांगी आकाश से पूछते हैं कि तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? तो आकाश कहता है कि सर, मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, सब कुछ तमन्ना और उसके दोस्त ही करेंगे। इस पर मिस्टर डांगी बोलते हैं कि शुरुआत में तुम कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो? तभी आकाश बोलता है कि सर अभी कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक पुश्तैनी हार है जिसकी नीलामी आज होने वाली है। उसके पैसे आने के बाद ही मैं ठीक ठाक कह सकता हूं। इस पर मिस्टर डांगी कहते हैं कि कितना आने का तुम्हें अंदाजा है? इस पर आकाश कहता है कि 6 से 7 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो इसकी कीमत और भी जा सकती है। इस पर मिस्टर डांगी कुछ सोचते हुए कहते हैं कि इतने कम पैसों में रियल एस्टेट का काम कैसे शुरू होगा? क्या तुम्हारे पास और भी कोई जमीन है जिससे तुम काम शुरू कर सकते हो? इस पर आकाश कहता है कि गांव में कुछ जमीन तो है, लेकिन वो मेरे किसी काम नहीं आएगी। इस पर मिस्टर डांगी आकाश को कहते हैं कि मेरे पास इस शहर से लगे 3 बड़े बड़े प्लॉट है, जिसकी कीमत अभी कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए होगी। अगर तुम चाहो तो तुम इसे ले सकते हो। इस पर आकाश उन्हें मना कर देता है। तभी उसे मिस्टर डांगी कहते हैं कि यह मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा हूं। इसके बदले हम दोनों 50% के पार्टनर होंगे। इस पर आकाश कुछ सोचता है और फिर हाँ कर देता है। खाना खत्म करने के बाद मिस्टर डांगी आकाश को कहते हैं कि भाई, अब तो हम दोनों पार्टनर बन गए। अब तुम्हें कंपनी से जुड़ी किसी परेशानी के बारे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम्हारी सारी परेशानी मेरी है। अगर तुम्हें कहीं भी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक फोन करना। ये कहते हुए मिस्टर डांगी आकाश को अपना विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। वहीं विजिटिंग कार्ड लेने के बाद आकाश मिस्टर डांगी से जाने का इजाजत मांगता है। तभी मिस्टर डांगी कहते हैं वह भी बाहर ही जा रहे हैं, वह कहां जाना चाहता है उन्हें बता दें, वे उसे ड्रॉप कर देंगे। एक पल सोचने के बाद आकाश उन्हें हाँ कर देता है और उनके साथ कार में बैठ जाता है। आकाश मन ही मन सोचता है कि क्यों ना मैं पहले विधायक जी के साथ अपने ससुराल चला जाऊं, वहां मैं जानवी से भी मिल लूंगा। कुछ देर सोचने के बाद आकाश ड्राइवर को अपने ससुराल का पता बता देता है और उसे वहां छोड़ने की बात कहता है। इस पर ड्राइवर आकाश के बताए पते की ओर गाड़ी घुमा लेता है। करीब आधे घंटे के बाद आकाश अपने ससुराल के बाहर पहुंच जाता है। इस पर मिस्टर डांगी कहते हैं, आकाश, अगर बुरा नहीं मानो तो चलो मैं भी तुम्हारे ससुराल वालों से मिल लेता हूं। इस पर आकाश उन्हें मना तो करना चाहता है, मगर कहीं उन्हें बुरा नहीं लग जाए, ये सोचकर आकाश हामी भर देता है। आकाश घर का डोर बेल बजाता है, जिस पर आकाश के ससुर गेट खोलकर बाहर आते हैं।
वह आकाश को देखकर भौचक्के रह जाते हैं। तभी उन्हें आकाश के बगल में विधायक डांगी को खड़ा देखते हैं और एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि आकाश विधायक डांगी को कैसे जानता है। वो अपने सवालों के घेरे में रहते ही है कि तभी आकाश उनके पांव छूता है। इस पर आकाश के ससुर होश में आते हैं और वे दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। अंदर आने के बाद विधायक डांगी और आकाश को सोफे पर बैठने के लिए बोलकर वो नौकर को आवाज लगाते हैं और उसे चाय नाश्ता लेने के लिए कहते हैं। इस पर विधायक डांगी उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस कुछ ही समय में चले जाएंगे। इसके साथ ही वह कहते हैं कि मैं बस आकाश को छोड़ने आया था तो सोचा इसी बहाने आपसे भी मिल लूं। फिर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और मिस्टर डांगी आकाश के ससुराल से चले जाते हैं। मिस्टर डांगी के जाने के बाद आकाश के ससुर मन ही मन सोचते हैं कि आखिर उनका दामाद को खुद शहर के विधायक छोड़ने आए हैं, ऐसी भी क्या बात हो गई है। फिर वह आकाश से घर आने का कारण पूछते हैं तो आकाश उन्हें कहता है कि वह जानवी से मिलना चाहता है। इस पर जानवी के पिता आकाश से कहते हैं कि जानवी अपनी मां के साथ मार्केट गई है, कुछ देर में ही आती होगी। इसके साथ ही वह आकाश से उसके हाल चाल पूछते हैं, जिस पर आकाश उन्हें कहता है कि वह जल्द ही एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही वह बताता है कि मिस्टर डांगी इस कंपनी में उसके पार्टनर होंगे। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जानवी की मां और एक लड़का कमरे में दाखिल होता है। जानवी का हाथ वह लड़का अपने हाथ में थामे रखता है। तभी जानवी और उसकी मां की नजर आकाश पर पड़ती है। जानवी अपने पति आकाश को देखते ही उस लड़के से अपने हाथ को छुड़वाती है और आकाश से पूछते हैं, आकाश तुम यहाँ कैसे। आकाश कुछ बोलने वाला रहता है कि तभी जानवी की मां आकाश पर चिल्लाते हुए कहती है कि दो कौड़ी के इंसान, तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में आने की। मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया ना कि तुम्हें डाइवोर्स के पेपर जल्दी ही मिल जाएंगे। मैं अपने बेटी के लिए अच्छा दामाद ढूंढ चुकी हूं जो तुम्हारे सामने ही है। जानवी की मां के बातों को सुनकर आकाश के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और वह बेसुध होकर अचानक सोफे पर बैठ जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन है वह लड़का जो जानवी के हाथों को अपने हाथों में लेकर साथ आया था। क्या सच में जानवी की मां दोनों के बीच डाइवोर्स कराने में कामयाब होंगी। क्या होगा जब जानवी को पता चलेगा आकाश के नई कंपनी शुरू करने के बारे में। क्या जानवी और आकाश बचा पाएंगे शादी के रिश्ते को। एपिसोड 12 फ पहनचा रहस्यमय दुनिया। पिछली कहानी में आपने सुना कि आकाश को मिस्टर पाल का कॉल आता है और उसे वह शाम 4 बजे नीलामी घर के लिए बुलाते हैं। वहीं नाश्ते के दौरान मिस्टर डांगी आकाश के साथ उसकी कंपनी में पार्टनरशिप की बात करते हैं और फिर उसे छोड़ने उसके ससुराल चले जाते हैं। ससुराल में मिस्टर डांगी आकाश के ससुर के साथ बातचीत करते हैं और फिर वह अपने काम से निकल जाते हैं। वहीं ससुर द्वारा आकाश से पूछे जाने पर कि वह मिस्टर डांगी को कैसे जानता है, इस पर आकाश अपने ससुर को बताता है कि वह नई कंपनी शुरू करने जा रहा है जिसमें मिस्टर डांगी उसके पार्टनर है। उन लोगों की बात हो रही होती है कि तभी दरवाजा खुलता है और जानवी की मां और जानवी का हाथ पकड़े एक लड़का कमरे में आता है। आकाश और जानवी की मां के बीच बातचीत के दौरान जानवी की मां आकाश और जानवी की डाइवोर्स की बात के साथ साथ जानवी के लिए लड़का पसंद करने की बात कहती है, जिसे सुन आकाश को धक्का सा लगता है और वह सोफे पर धम्म से बैठ जाता है। अब आगे। मां, ये तुम क्या कह रही हो, मैं रोहित से शादी, ये तुम सोच भी कैसे सकती हो। जानवी अपनी मां पर गुस्सा होते हुए कहती है। इस पर जानवी की मां जानवी को कहती है कि तुम्हें अपने मर्जी से जो करना था कर चुकी हो, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इस पर जानवी कहती है कि हमारा बच्चा हो चुका है और मैं आकाश से दूर कुछ समय के लिए हुई हूं, उससे छोड़ी नहीं हूं। इस पर जानवी की मां गुस्सा होते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि टीम कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी मैं रोहित से करा कर रहूंगी। इधर जब आकाश अपनी पत्नी जानवी के मुंह से जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। वह जानवी से कहता है कि जानवी, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तुम चिंता मत करो। इस पर जानवी आकाश पर झुंझलाते हुए कहती है, आकाश, ये सब कुछ तुम्हारे लापरवाही के कारण हो रहा है। अगर तुमने सब कुछ जल्द ठीक नहीं किया तो फिर याद रखना मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। आकाश कुछ कहने वाला होता ही है कि तभी जानवी गुस्से में अपने कमरे में चले जाती है। वहीं सारी बातों को सुनने और देखने के बाद जानवी के पापा आकाश से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हें जानवी से दूर नहीं होंगे। मैं जानवी को भी समझाऊंगा और उसे तुम्हारे नए कंपनी के बारे में बताऊंगा भी। इस पर आकाश उन्हें धन्यवाद देते हुए घर के बाहर निकल जाता है। कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद आकाश एक टैक्सी को हाथ देकर रुकवाता है और उसे चिल्ड्रन पार्क चलने को कहता है।
ये वही पार्क होता है जहां जानवी और अपने बच्चे को लेकर आकाश हमेशा जाता था। कुछ देर में पार्क पहुंचने के बाद आकाश पार्क में एक बेंच पर बैठ जाता है और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगता है। वह अपने सोच में गुम था ही कि तभी उसके सर में जोर से दर्द उठता है और वह एक नई दुनिया में चला जाता है। वह देखता है कि सभी कुछ बिल्कुल अलग है। वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है और उसमें कई शक्तियां समाहित हैं। वह मन ही मन सोचता है कि यह मैं कौन सा जगह आ गया हूँ। उसे कई साधु तपस्या करते हुए नजर आते हैं। कोई हवा में तपस्या कर रहा होता है तो कोई बीच तालाब में जल के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहा होता है। इस दौरान एक साधु की नजर आकाश पर पड़ती है और वह कहता है कि आकाश, तुम्हें जल्द ही अपनी क्षतियों के चरम पर पहुंचना होगा। तुम अमावस्या से पहले माता कामाख्या के मंदिर पहुंचो और आचार्य जटाधारी से मिलो। तुम्हारी मंजिल की शुरुआत हो चुकी है। तब तक तुम प्रतिदिन ध्यान लगाओ, अपनी चक्रों को जागृत करो। इस पर वह उनसे कुछ पूछना चाहता ही है कि तभी उसके कान में एक आवाज आती है, सर आपका फोन बज रहा है। आकाश को ऐसा लगा कि जैसे अभी उसकी नींद ही टूट गई। वह मन ही मन कहता है, एक और सपना। क्या ये सच है या मेरे मन में कोई भ्रम होता जा रहा है। फिर तभी उसे उस आदमी को बातों का ध्यान आता है और वह अपने मोबाइल के स्क्रीन में देखता है। स्क्रीन पर प्रेम का नाम होता है। वह कॉल पिक करता है और पूछता है कि हाँ प्रेम, बोलो। इस प्रेम आकाश को कहता है, और भाई कैसा है अभी तेरा हाथ, और कहाँ हो तुम अभी। इस पर आकाश उसे कहता है, मैं अब ठीक हूँ, बस पार्क घूमने आया था, तुम्हें कुछ काम था क्या। इस पर प्रेम आकाश को कहता है कि भाई तुम्हारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन का काम लगभग खत्म हो गया है। ऑफिस के लिए अब कोई साइट देखनी है, फिर फर्नीचर वगैरह का काम करवाना है। इस पर आकाश कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो यहाँ आ जाओ, इसके बाद हम साथ में चलते हैं। साथ ही वह प्रेम को कहता है कि साइट देखने जाने से पहले उसे मिस्टर पाल के ज्वेलरी शॉप भी पहुंचना है, जहां से वह लोग नीलामी घर जाएंगे। आज उसके हार की नीलामी होने वाली है। इस पर प्रेम आकाश को ठीक है कहकर फोन रख देता है। करीब 1 घंटे के बाद प्रेम आकाश को लेने उसी पार्क के गेट के पास पहुंचता है और आकाश को लेकर वह मिस्टर पाल के ज्वेलरी शॉप की ओर निकल जाता है। इस दौरान मिस्टर पाल का कॉल आता है और वह आकाश को एपिसोड 13 हार की नीलामी। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना कि जानवी द्वारा अपनी मां को कहे जाने पर कि उसने आकाश से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है, इस पर आकाश को रिलैक्स महसूस होता है। जिसके बाद वह पार्क के लिए निकल जाता है, जहां उसके सर में दर्द उठता है और वह एक बार फिर रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया में उसे कई साधु ध्यान में मग्न दिखाई देते हैं। उनमें से एक साधु की आंख खुलती है और वह आकाश को कहते हैं कि तुम्हारी मंजिल की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हें अमावस्या से पहले माता कामाख्या के मंदिर में पहुंचकर आचार्य जटाधारी से मिलना होगा। इसके साथ वह आकाश को भी ध्यान लगाने कहते हैं, जिससे उसकी चक्र जागृत हो सके। इसके बाद आकाश की घंटी सुनकर आकाश को एक व्यक्ति उठाता है, जिसके बाद मिस्टर पाल आकाश को 1 घंटे में नीलामी घर पहुंचने को कहते हैं। इसके बाद आकाश प्रेम को कॉल करके वहां बुला लेता है और वह नीलामी घर के लिए निकल जाता है। अब आगे आकाश और प्रेम मिस्टर पाल के दिए नीलामी घर के पते पर पहुंच जाते हैं और वह कार रोककर अंदर जाने वाले होते ही हैं कि तभी वहां खड़े गार्ड्स उन्हें रोक लेता है। गार्ड आकाश और प्रेम को नीलामी के लिए इनविटेशन कार्ड दिखाने को कहता है। इस पर आकाश गार्ड को कहता है कि हमारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, मुझे मिस्टर पाल ने यहां बुलाया है। इस पर गार्ड उन्हें कहता है कि मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि जब तक इनविटेशन कार्ड नहीं हो तब तक किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाए। इसके साथ ही वह उन दोनों को बाहर ही रुकने के लिए कहता है। इस पर प्रेम आकाश को कहता है कि भाई तुमने तो मेरी बेइज्जती जी करा दी। अगर तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं था तो पहले उसका जुगाड़ कर लेते। इस पर आकाश प्रेम को कहता है कि उसे इनविटेशन कार्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहले तो वह मिस्टर पाल के साथ यहाँ शाम 4 बजे आने वाला था, लेकिन अचानक समय में हुए बदलाव के कारण वह उसके साथ जल्दी में आ गया। इस पर प्रेम आकाश के बातों का जवाब देते हुए कहता है कि चलो छोड़ो इन सब बातों को और तुम मिस्टर पाल को फोन करके उन्हें यहाँ बुलाओ, तभी हम अंदर जा सकते हैं। इस पर आकाश हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपना फोन निकालता है और मिस्टर पाल को कॉल कर देता है। कुछ देर रिंग बजने के बाद मिस्टर पाल फोन उठाते हैं और कहते हैं, आकाश कहाँ रह गए हो तुम, अब तक तुम्हें नीलामी घर पहुंच जाना चाहिए था। इस पर आकाश उन्हें कहता है कि वह नीलामी घर के बाहर ही खड़ा है। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, नीलामी बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। मिस्टर पाल आकाश के बातों का जवाब देते हुए कहते हैं। इस पर आकाश उन्हें कहता है कि मैं अंदर कैसे आऊं, मुझे गार्ड ने बाहर ही रोक दिया है। वह कोई इनविटेशन लेटर दिखाने की बात कह रहा है।
इस पर मिस्टर पाल आकाश को कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना भूल ही गया था और तुम्हारे नाम का इनविटेशन कार्ड भी मेरे केबिन में ही रखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। ठीक है। इतना कहकर आकाश फोन रख देता है। कुछ देर में मिस्टर पाल एक व्यक्ति के साथ नीलामी घर के बाहर आते हैं और वह आकाश से कहते हैं कि आकाश आ जाओ। इस पर आकाश और प्रेम दोनों नीलामी घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आकाश और प्रेम के होश उड़ जाते हैं। नीलामी घर कई एंटीक सामानों एवं कीमती पर्दों के साथ सजा हुआ था। छोटी छोटी लाइट के साथ कमरे के बीचों बीच छत पर लगा झूमर कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। आकाश नीलामी घर को निहारने में व्यस्त होता ही है कि तभी आकाश को मिस्टर पाल कहते हैं, कहाँ खो गए भाई। इस पर आकाश उन्हें कहता है, यह नीलामी घर काफी शानदार है। आकाश की बातों का हूं में जवाब देते हुए मिस्टर पाल कहते हैं, आकाश इनसे मिलो, ये हैं मेरे करीबी मित्र और इस नीलामी घर के मालिक मिस्टर डिसूजा। इस पर आकाश मिस्टर डिसूजा से हाथ मिलाते हुए उन्हें हेलो कहता है। साथ ही वह प्रेम को मिस्टर पाल से मिलते हुए कहता है कि यह मेरे करीबी मित्र प्रेम है और यह इन न्यूज टाइम्स के नामी रिपोर्टर है। इस पर मिस्टर पाल प्रेम से हाथ मिलाते हुए उसका वेलकम करते हैं। कुछ देर चारों आपस में बात करने के बाद मिस्टर डिसूजा वहां से नीलामी शुरू करवाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर पाल आकाश को बताते हैं कि उसके हार की नीलामी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी। अब उसकी किस्मत की उसे कितना ज्यादा मुनाफा होता है। इस पर आकाश मिस्टर पाल को धन्यवाद देता है और हाल में लगे कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में नीलामी शुरू होती है। एक एक कर मिस्टर डिसूजा नीलाम करने वाली वस्तुओं की बारीकियों को लोगों को समझाते हैं। इसके बाद नीलामी की शुरुआती कीमत को बताते हैं और वस्तुओं को नीलाम करते हैं। सभी वस्तुएं कुछ न कुछ एंटीक होती है। सभी की कीमत करोड़ों में होती है। कुछ समय के बाद आकाश का हार भी नीलामी के लिए सभी के सामने रखा जाता है। मिस्टर डिसूजा हार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह हार आज से 800 वर्ष पूर्व चौहान के राजा ने अपनी छोटी रानी के लिए बनवाया था। इसमें कुल 3 तरह के बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं और यह बिल्कुल यूनिक और एंटीक हार है। इसकी शुरुआती कीमत है 5 करोड़ रुपए और इसमें कम से कम 50 लाख या उससे अधिक की बोली लगानी है। मिस्टर डिसूजा द्वारा हार की नीलामी शुरू करने के बाद आवाज आती है, 5 करोड़ 50 लाख, 6 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ 50 लाख, 9 करोड़। इस तरह बोली लगते लगते हार की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। मिस्टर डिसूजा कहते हैं कि हार के लिए अब तक की सबसे ऊंची बोली 18 करोड़ रुपए लगाई गई है। कोई और है जो इससे आगे अपनी बोली बढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही वह कहते हैं 18 करोड़ 1, 18 करोड़ 2। तभी उन्हें आवाज आती है 20 करोड़ रुपए। कुछ देर सन्नाटा पसरा रहने के बाद मिस्टर डिसूजा कहते हैं 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2 और 20 करोड़ 3। यह हार 20 करोड़ रुपए में नीलाम किया जाता है। हार की नीलामी खत्म होने के बाद आगे 1-2 और नीलामियां करवाई जाती है, जिसके बाद नीलामी को खत्म कर दिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिस्टर डिसूजा आकाश को अपने केबिन में बुलाते हैं। कुछ ही पल में आकाश और प्रेम मिस्टर डिसूजा के केबिन में पहुंचता है। केबिन के अंदर मिस्टर डिसूजा और मिस्टर पाल पहले से ही मौजूद होते हैं। आकाश के अंदर आते ही मिस्टर पाल आकाश को बधाई देते हुए कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि हार की कीमत इतनी चली जाएगी। तुम वाकई किस्मत वाले हो। इस पर आकाश उनका एक बार फिर धन्यवाद देते हुए कहता है कि यह आप दोनों के कारण ही हो पाया है। अगर मिस्टर पाल आप हार के नीलाम करवाने नहीं लाते और मिस्टर डिसूजा अगर आप हार के अपने नीलामी घर में नीलाम नहीं करते तो इसकी कीमत इतनी नहीं मिलती। आकाश के बातों का जवाब देते हुए मिस्टर डिसूजा कहते हैं कि अरे नहीं मिस्टर आकाश, हमारा तो ये काम ही है। इसके साथ ही वह ब्लैक प्लेटिनम कार्ड के साथ एक और कार्ड आकाश के हाथों में बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह ब्लैक प्लेटिनम कार्ड है। इसमें नीलामी घर का कमीशन काटने के बाद 18 करोड़ रुपए है, जो अब तुम्हारा हुआ। वहीं दूसरी कार्ड के बारे में बताते हुए वह कहते हैं कि यह इस नीलामी घर का वीआईपी मेंबरशिप कार्ड है। इससे आप कभी भी यहां आ सकते हैं और किसी भी वस्तु को नीलाम कर सकते हैं और किसी भी नीलामी में शामिल हो सकते हैं। इस पर आकाश उन्हें धन्यवाद देता है और उनसे जाने की इजाजत लेता है। साथ ही वह मिस्टर पाल से कहता है कि वह समय निकालकर उनसे जल्द मिलने आएगा। इस पर दोनों आकाश को छोड़ने कमरे के बाहर आते हैं। आकाश के जाने के बाद मिस्टर डिसूजा मिस्टर पाल से कहते हैं कि आकाश ही वह इंसान है जो बुरी शक्तियों को खत्म कर एक बार फिर अंधेरों से सभी की रक्षा करेगा। लेकिन जब तक उसे सभी शक्तियां नहीं मिल जाती हैं तब तक हमें उसकी मदद करनी होगी। इस पर मिस्टर पाल मिस्टर डिसूजा को कहते हैं कि हाँ, लेकिन हम आकाश की शक्तियों के बारे में उसे कब तक बताएंगे, क्योंकि उसे अपने शक्तियों के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है।
तभी मिस्टर डिसूजा उनकी बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि गुरुदेव इस काम में लगे हुए हैं, हमें बस आकाश की मदद करनी है। बहुत जल्द ही वह समय आएगा। तो दोस्तों, आखिर कौन है मिस्टर डिसूजा और मिस्टर पाल, और वह आकाश के शक्तियों के बारे में कैसे जानते हैं और करेंगे दोनों आकाश की मदद? क्या आकाश साधु की बातों को सुनकर सच में ध्यान लगाना शुरू करेगा, या फिर उसे अभी भी लगेगा कि यह कोई भ्रम है? क्या होगा जब आकाश की शुरू होगी उसकी रियल एस्टेट की कंपनी? क्या कोई नई मुसीबत कर रही है आकाश का इंतजार? एपिसोड 14, ऑफिस की बिल्डिंग। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना कि आकाश और प्रेम नीलामी घर पहुंचते हैं, जहां गार्ड द्वारा उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। इसके बाद आकाश मिस्टर पाल को कॉल करके बुलाता है और उसको मुलाकात नीलामी घर के मालिक मिस्टर डिसूजा से होती है। नीलामी के दौरान आकाश का एंटीक हार 20 करोड़ में बिकता है। मिस्टर पाल और मिस्टर डिसूजा आकाश को अपने केबिन में बुलाकर बधाई देते हैं, साथ ही उसे ब्लैक प्लेटिनम कार्ड एवं नीलामी घर का वीआईपी मेंबरशिप कार्ड देते हैं। कार्ड लेने के बाद आकाश और प्रेम वहां से निकल जाता है, जिसके बाद मिस्टर डिसूजा और मिस्टर पाल आकाश के शक्तियों को मिलने तक उनकी हर संभव मदद करने की बात करते हैं। अब आगे मिस्टर डिसूजा और मिस्टर पॉल एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि आकाश को उसकी शक्तियों के बारे में लग रहा है कि उसे भ्रम हुआ है, लेकिन वह नहीं जानता है कि उसका जन्म गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ है और वह ही है जो अंधेरे पर अपनी जीत हासिल कर सकता है। ऐसा संयोग 10 वर्ष बाद बना है कि किसी को ऐसी असीमित शक्तियां मिलने वाली है। इस पर मिस्टर पॉल कहते हैं कि आकाश को शक्तियां मिलने के पहले उसे चक्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु गुरुजी का सख्त निर्देश है कि हम आकाश को कुछ भी नहीं बता सकते हैं, बस समय समय पर उसकी मदद कर सकते हैं। इस पर मिस्टर डिसूजा कहते हैं कि एक रास्ता है हमारे पास, हम उसे चक्रों के बारे में बता सकते हैं और उसे जागृत करने के लिए मेडिटेशन करने के बारे में कह सकते हैं और उसे हमारी सच्चाई भी नहीं पता चलेगी। इस पर मिस्टर पॉल उनसे कहते हैं कि आखिर वो क्या रास्ता है जिससे आकाश अपने चक्रों को जागृत करने के लिए मान जाए। इस पर मिस्टर डिसूजा कहते हैं कि आप उसके दोस्त प्रेम को इस बारे के बता सकते हैं। प्रेम को आप फोन कर बुलाइएगा और उससे कहिएगा कि आकाश नया कंपनी शुरू करने जा रहा है, वह मेडिटेशन के लिए फोकस करे। इसके साथ ही प्रेम को चक्रों के ज्ञान के लिए उसे एक पुस्तक गिफ्ट पेपर में पैक करवाकर प्रेम को आकाश को देने के लिए कह दीजिएगा। इससे न सिर्फ आकाश को बल्कि प्रेम को भी नहीं पता चलेगा कि हम कैलाश गुरुकुल के व्यक्ति हैं। बाकी जब गुरुजी का निर्देश आएगा तब हम लोग खुद अपने बारे में आकाश को बताएंगे। इस पर मिस्टर पॉल हाँ में गर्दन हिलाते हैं और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी ओर आकाश हार के 18 करोड़ मिलने से काफी खुश था। वह मन ही मन कह रहा था कि अब मेरी किस्मत बदल रही है। मगर वह फिर सोचने लगता है, ये पैसों की मिलने तक की बात तो ठीक थी, किंतु ये ध्यान चक्र, सपने, साधु, ये सब मेरी जिंदगी में क्या हो रहे हैं? क्या मैं अधिक चिंता होने के कारण मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं हुआ है? वह और प्रेम कार में बैठे एक सुनसान रास्ते पर चले जा रहे थे। इसी दौरान आकाश के मन में तरह तरह की बात घूम रही थी। तभी प्रेम आकाश को कहता है कि भाई चलो हम कंपनी के ऑफिस के लिए साइट भी देख लेते हैं। इस पर आकाश हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है कि तमन्ना को भी वहीं बुला लेते हैं, वह भी देख लेगी तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर वो तमन्ना को कॉल करके साइट देखने की बात बताता है और उसे एक टेक्स्ट मैसेज करते हुए उसे साइट पर आने के लिए कहता है। करीब 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद प्रेम और आकाश दोनों साइट पर पहुंच जाते हैं। वह इधर उधर घूम ही रहते हैं कि तभी वे देखते हैं कि तमन्ना भी वहां चुकी है। वे तीनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। वह बिल्डिंग काफी बड़ी होती है। उस बिल्डिंग में 10 मीडियम साइज के कमरे, 3 बड़े बड़े हॉल, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, टॉयलेट सहित अन्य सभी सुविधाएं मौजूद होती है। पूरे बिल्डिंग को देखने के बाद आकाश, प्रेम और तमन्ना डिसाइड करते हैं कि यह लोकेशन उनकी कंपनी के लिए अच्छी है। इस पर आकाश कहता है कि चलो ब्रोकर से इस बारे में बात करते हैं। ब्रोकर से मिलने के बाद आकाश को ब्रोकर बताता है कि यह बिल्डिंग वह लोग खरीद सकते हैं या फिर इस बिल्डिंग को रेंट पर भी ले सकते हैं। इस पर आकाश उससे पूछता है कि अगर हम इसे खरीदना चाहे तो कितना देना होगा इसका। इस पर जवाब देते हुए ब्रोकर कहता है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से यह बिल्डिंग की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है, किंतु इस बिल्डिंग के मालिक को पैसों की ज्यादा जरूरत है तो वह इसे आप लोगों को सिर्फ 8 करोड़ रुपए में दे देंगे। वहीं अगर आपको इसे रेंट पर लेना है तो इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए एडवांस एवं 5 लाख रुपए प्रति महीने देना होगा। इस पर भी आपको एक एग्रीमेंट करना होगा कि यह बिल्डिंग आप सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही किराए पर ले सकते हैं। ब्रोकर की बात सुनने के बाद आकाश प्रेम और तमन्ना से बात करता है।
फिर तीनों के बीच कुछ डिसाइड होने के बाद आकाश उस ब्रोकर से कहता है कि मैं ये बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं प्रॉपर्टी की पेपर वेरीफाई करवाना चाहूंगा। इस पर ब्रोकर उसे प्रॉपर्टी के पेपर का जेरॉक्स कॉपी वेरीफाई करने के लिए दे देता है। कुछ समय बाद आकाश, प्रेम और तमन्ना एक एल्विन जोसेफ नामक एक एडवोकेट से मिलते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर वेरीफाई करवाने की बात कहते हैं। इसके बाद प्रेम तमन्ना और आकाश को उनके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। प्रेम अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे मिस्टर पाल का कॉल आता है। वह फोन उठाते ही कहता है, हाँ मिस्टर पाल कहिए, अभी सुबह ही तो मैं आपसे मिला था, फिर अचानक मेरी याद कैसे आ गई। इस पर मिस्टर पाल उसे कहते हैं कि मुझे आकाश के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या आप मेरे ज्वेलरी शॉप में आ सकते हैं? ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंचता हूं। चूंकि मिस्टर पाल का ज्वेलरी शॉप प्रेम के घर के रास्ते में था, तो प्रेम को उनके शॉप में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अपनी कार ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा किया और शॉप के अंदर चला गया। सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट को उसने कहा कि मिस्टर पाल ने उसे बुलाया है। इस पर रिसेप्शनिस्ट कॉल पर कुछ पल बात करती है और प्रेम को मिस्टर पाल के केबिन में भेज देती है। अंदर जाते ही प्रेम देखता है कि मिस्टर पाल थोड़े टेंशन में है। इस पर प्रेम उनसे पूछता है कि क्या बात है मिस्टर पाल, आप कुछ टेंशन में नजर आ रहे हैं। तभी मिस्टर पाल प्रेम को कुर्सी में बैठने के लिए बोलते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें आकाश के बारे में कुछ बात करनी है। इस पर प्रेम उन्हें कहता है, हाँ कहिए क्या बात है। इस पर मिस्टर पाल कहते हैं कि सुबह जब वे सभी नीलामी घर में थे तो वहां एक ज्योतिषी भी आए थे। वह मुझसे आकाश के बारे में पूछ रहे थे कि यह कौन था मेरे साथ में। तब मैंने उन्हें बताया कि वह मिस्टर आकाश है, मेरे पुराने मित्र हैं। इस पर ज्योतिषी ने उनके बारे में बताया कि इनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, इसलिए इन्हें मेडिटेशन करने के लिए बोलो, मेडिटेशन से उन्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। ओह ऐसी बात है, प्रेम ने मिस्टर पाल से कहा। इस पर मिस्टर पाल प्रेम से कहे, हाँ उन्होंने मुझे और भी कुछ बताया है, लेकिन मैं सारी बातें तुम्हें नहीं बता सकता और उन्होंने मुझे आकाश को भी कुछ बताने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आकाश को ये बात बता दूंगा। इतना कहते ही प्रेम वहां से निकलने के लिए होता ही है कि तभी उसे मिस्टर पॉल रोकते हुए कहते हैं, एक मिनट मिस्टर प्रेम, मेरे पास आकाश के लिए कोई गिफ्ट है। क्या आप इसे मेरे लिए आकाश को आज ही दे देंगे? किंतु आकाश को पता नहीं चलना चाहिए कि इसे मैंने दिया है, नहीं तो वह इनकार कर देगा। इस पर प्रेम उन्हें हाँ करते हुए उनसे गिफ्ट का पैकेट ले लेता है और वापस आकाश के घर की ओर निकल जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा जब मिलेगा आकाश को चक्रों की जानकारी वाला किताब? क्या आकाश प्रेम की बातों को सुनकर शुरू करेगा मेडिटेशन? क्या होगा आकाश के मेडिटेशन करने के बाद? क्या आकाश के घर में वापस आएगी जानवी? आखिर क्यों ब्रोकर ने 2 करोड़ कम में बेच रहा है आकाश को बिल्डिंग? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है न इस बिल्डिंग में? एपिसोड 15 चक्रों की किताब। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने कि आकाश, प्रेम और तमन्ना ऑफिस के लिए साइट देखने जाते हैं, जहां ब्रोकर उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और बताता है कि यह बिल्डिंग वे 8 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं या फिर इसे किराए पर भी ले सकते हैं। इसके बाद आकाश प्रॉपर्टी के पेपर को वेरीफाई करवाने के लिए प्रेम और तमन्ना के साथ चलता जाता है। एडवोकेट से मिलने के बाद प्रेम आकाश और तमन्ना को उनके घर छोड़कर जा ही रहा होता है कि तभी उसे मिस्टर पाल कॉल कर ले बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि एक ज्योतिषी ने बताया कि आकाश को मेडिटेशन करने से उसे काफी फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही वह आकाश के लिए प्रेम को एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि वह आकाश को नहीं बताए कि यह गिफ्ट उन्होंने दिया है। इसके बाद प्रेम गिफ्ट को लेकर आकाश के घर की ओर निकल जाता है। अब आगे। प्रेम के जाने के बाद घर में आकाश अकेला था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब जानवी और बेटा साथ था तो मेरे पास पैसे नहीं थी। कितनी बदहाली में जिंदगी चल रही थी, मगर किस्मत भी क्या खेल खेल रही है कि अब जब मेरे पास पैसे आए हैं तो मेरी पत्नी और बच्चा कोई भी साथ में नहीं है। लेकिन मैं अब उन्हें ज्यादा दिन दूर नहीं रहने दूंगा। इतना सोचकर वो अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल कर रुक जाता है। मन ही मन आकाश सोचता है कि क्या किया जाए, वो जानवी को फोन कर या नहीं। अगर जानवी के जगह उसकी मां ने फोन उठाया तो? अगर जानवी कॉल उठा लेती है और मुझसे बात नहीं की तो फिर मेरा पूरा दिल ही टूट जाएगा। थोड़ी देर उलझन में रहने के बाद आकाश अपना फोन चुपचाप अपने पैकेट में रख देता है और फिर वह मन ही मन कहता है कि मैं जानवी को अभी कॉल नहीं करूंगा। जिस दिन कंपनी का ओपनिंग सेरेमनी रहेगा, उसके दिन पहले मैं जानवी को इनवाइट करने की बहाने से बात कर लूंगा। इसके बाद वह रसोई घर जाकर अपने लिए खाने के लिए कुछ बनाने लगता है। तभी आकाश के घर की डोरबेल बजती है और आकाश कहता है कि इस समय कौन आया होगा।
ये कहते हुए आकाश दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही आकाश को प्रेम नजर आता है। वो प्रेम को अंदर आने की बात कहते हुए पूछता है, तुम कुछ देर पहले ही तो अपने घर गए थे, तो फिर वापस क्यों आए? कुछ बात है क्या? इस पर प्रेम कहता है कि भाई, तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट दिया है और उसने कहा था कि तुम्हें ये देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें देने तुरंत चला आया। इस पर आकाश उससे पूछता है कि मुझे किसने गिफ्ट दिया है, और वो खुद भी तो मुझे दे सकता था, फिर तुम्हारे हाथों से क्यों भिजवाया? इस पर प्रेम कहता है कि भाई, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने बस इतना ही कहा कि यह गिफ्ट मैं तुम्हें दे दूं। साथ ही एक सलाह भी तुम्हारे लिए दिया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के परेशानियों से निपटने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। इससे ना सिर्फ तुम्हारा शरीर बल्कि दिमाग और मन भी मजबूत होगा और तुम अपनी परेशानियों को खत्म कर सकोगे। आकाश प्रेम को बात सुनकर चौंक जाता है। उसके मन में कई सवाल चलने लगते हैं, लेकिन वो प्रेम के सामने कुछ नहीं जाहिर करता है और प्रेम को थैंक यू बोलकर पूछता है कि तुम्हें कुछ खाना है? मैं खाना बनाने जा रहा हूं। इस पर प्रेम आकाश को कहता है कि तुम्हारा ही तो जिंदगी है। भाभी मायके गई नहीं कि पूरा घर पर तुम्हारा राज है। खैर, मुझे तो भाभी के हाथों का खाना पसंद है। पता नहीं तुम्हारे हाथों से बना खाना खाने के बाद कहीं मैं कुछ खाने लायक नहीं रहूं। ये कहते हुए प्रेम हंसने लगता है। इस पर आकाश उसे कहता है कि बहुत मजाक उड़ा रहे हो ना भाई, जरा शादी कर तो, उसके बाद देखता हूं तुम क्या कहते हो और क्या हाल होता है तुम्हारा। इतना कहने के बाद आकाश और प्रेम दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद प्रेम आकाश को कहता है कि उसे कुछ काम पूरा करना है, इसलिए उसे घर निकालना होगा। इसके बाद वो अपने घर के लिए चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद आकाश उस गिफ्ट और उसे देने वाले व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वह मन ही मन कहता है कि जरा इस गिफ्ट को खोलकर देखूं तो कि आखिर इसमें है क्या। इतना कहते ही आकाश गिफ्ट की पैकिंग को खोलता है। पैकिंग खोलने के बाद आकाश किताब को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि यह कौन सी किताब है। देखने से तो लग रहा है कि यह काफी पुरानी किताब है। फिर आकाश की नजर किताब के नाम पर जाती है, जिस पर लिखा होता है चक्रज्ञाता। आकाश किताब का नाम पढ़कर सनन खड़ा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि हो न हो मुझे जो चीजें दिखाई दे रही है उसका मेरी जिंदगी से कुछ न कुछ जरूर लेना देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये किताब मुझे किसी ने नहीं भेजवाया होता और ना ही कोई मुझे मेडिटेशन करने के लिए कहता। जरूर ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर सोचने के बाद आकाश उस किताब को सामने टेबल पर रखकर खाना बनाने चला जाता है। खाना बनाने के दौरान आकाश के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि अगर यह सभी बातें सच भी है तो इनका मुझसे क्या लेना देना है? आखिर मैं ही क्यों? क्या सच में मुझे कोई तिलस्मी शक्ति मिलने वाली है, और अगर मुझे शक्तियां मिलेंगी भी तो उससे मैं क्या क्या कर पाऊंगा? अब आकाश भी इन बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। थोड़ी देर बाद आकाश खाना खाता है और वह उस किताब को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। किताब का पहला पन्ना पलटने के बाद आकाश को कुछ शब्द लिखे दिखाई देते हैं, किंतु संस्कृत में वो शब्द होने के कारण आकाश को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी आकाश के सर में दर्द उठता है और आकाश अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब आकाश को ठीक लगता है तो आकाश उस कितना को एक बार फिर खोल कर देखता है, लेकिन इस बार उसे सभी शब्द समझ आ रहे थे। अचानक आकाश की नज़र पहले पन्ने की हेडिंग पर जाती है, जहां लिखा होता है मूलाधार चक्र। आकाश ये देखकर दंग हो जाता है कि इस किताब में लिखे शब्द संस्कृत भाषा में हैं, लेकिन उसे संस्कृत नहीं आती है, तो फिर अचानक से वो संस्कृत भाषा समझने और पढ़ने कैसे लगा है। आकाश अपने होश को संभालते हुए कहता है, शायद यह उस साधु बाबा का देन है। शायद उन्होंने ही कोई चमत्कार किया है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार अपने सपनों में रहस्यमयी दुनिया पहुंचा था तो वहां उसे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने उसे माता कामाख्या के मंदिर में पहुंचकर आचार्य जटाधारी से 11 दिनों का दीक्षा लेने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर कुछ मंत्र कहा था, जिसके उनके ललाट से कोई शक्ति निकलकर उसके ललाट में प्रवेश की थी। सोचते सोचते आकाश मन ही मन खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में आकर वो चिल्लाता है कि यह सब कुछ सच है, मुझे असीम शक्तियां मिलने वाली हैं। फिर कुछ बातों पर ध्यान जाते ही वो शांत हो जाता है। उसे याद आता है कि इन शक्तियों के साथ भविष्य में कुछ बड़े कार्य भी करने होंगे। आखिर उसे ऐसे ही शक्तियां नहीं मिल रही है, इसके साथ ही उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आने वाली है। इसके बाद वह अपने दूसरे सपने के बारे में याद करता है, जहां उसे दूसरे साधु बाबा ने कहा था कि उसे अपने चक्रों को जागृत करना है। इसके लिए उसे ध्यान लगाना होगा। इन बातों को सोचने के बाद आकाश एक बार फिर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता है। किताब में लिखा होता है कि मूलाधार चक्र शरीर की भौतिक संरचना का आधार है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व पर आधारित है और लाल रंग उत्सर्जित करता है। इसे संतुलित करने से अन्य सभी 6 चक्रों को खोलने, स्थिरता, आत्मविश्वास, ऊर्जा और ताकत को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस आधार तैयार होता है।
जब मूलाधार चक्र जागृत होता है और ऊर्जा मुक्त रूप से प्रवाहित होती है, तो ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता लाती है। एक स्वस्थ और संतुलित मूल चक्र हमारी सांसारिक प्रवृत्ति के साथ एक मजबूत संबंध बनाता है। ये समग्र आत्मविश्वास में सुधार करता है और आत्म मूल्य की भावना को बढ़ाता है। इस चक्र की ऊर्जा हर किसी को चुनौतीपूर्ण समय के दौरान साहस और दृढ़ता का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसके जागृत करने के लिए सघन ध्यान की आवश्यकता होती है और इसके लिए योग एवं ध्यान करना आवश्यक है। इसके बाद किताब में अन्य 6 चक्रों की जानकारी लिखी होती है। आकाश सभी चक्रों के बारे में पढ़ता है और उसे लगता है कि न सिर्फ उसे संस्कृत भाषा की समझ हो चुकी है, बल्कि इसके साथ ही उसका दिमाग भी तेज हो गया है। वह किताब में जितने भी बातें पढ़ता जा रहा है, वह सभी बातें उसे याद होते जा रही है। वो किताब के आगे के पन्ने पलटकर पढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो मोबाइल के स्क्रीन पर देखता है कि उसे तमन्ना फोन कर रही है। वो फोन उठाते ही कहता है कि हाँ तमन्ना बोलो। इस पर फोन के दूसरे तरफ से आवाज आती है, आकाश मैंने कंपनी के स्टार्टअप के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही अपनी टीम को कहकर कई घरों के डिजाइन बनाने के लिए कह दिए हैं। वहीं कंपनी के ऑफिस में टेबल, चेयर, पर्दे, अलमारी सहित बिल्डिंग के कमरे को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक कंपनी से बात भी कर ली हूं। उनका कहना है कि वो बिल्डिंग देखकर इसमें टोटल खर्च बताएंगे। कल अगर तुम फ्री हो तो सबसे पहले हम एडवोकेट से मिलते हैं और कंपनी के बिल्डिंग की पेपर फाइनल करते हैं। इसके बाद अगर यह काम हो जाता है तो हम डेकोरेटिव कंपनी के मैनेजर को भी बुला लेंगे। वहीं प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए हमें कोई सेलिब्रिटी भी चाहिए होगी। इसके लिए मैं प्रेम को बोल देती हूँ। इसके साथ ही अन्य कई जरूरी मुद्दों पर बात करते हुए तमन्ना फोन रख देती है। इधर एक बड़े से हॉल में कुछ लोग काले यूनिफॉर्म पहने हुए मीटिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति की आंखें गुस्से में पूरी तरह लाल थी। वहीं 2 लोग किनारे सर झुकाकर खड़े थे। इसमें एक लंबा चौड़ा व्यक्ति तो बड़े से सेंटर टेबल पर बैठा होता है, अचानक उठता है और उन दोनों लोगों को कहता है कि तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं होता है और खुद को अंडरवर्ल्ड के गुंडे बताते हो। इससे तो अच्छा होता कि मैं जाफरीन को डांगी को मारने का काम दे देता। नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, जो काम में देरी हो रही है। हमने एक बार हमला किया भी, लेकिन एक लड़के ने उसे बचा लिया। पता नहीं, लेकिन शायद उसे हमारे प्लान की पहले से ही भनक थी। मगर मैं वादा करता हूं कि आपका काम बहुत जल्दी मैं कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, उस लंबे चौड़े व्यक्ति ने दोनों आदमियों से कहा। इसके साथ ही वह अपने आदमियों को धमकाते हुए बोला कि अगर इस बार भी तुम उस व्यक्ति को नहीं मार पाते तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके साथ ही वह उन दोनों आदमियों को उस लड़के के बारे में भी पता लगाने को कहता है जिसने टारगेट की जान बचाई थी। इसके बाद वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद एक नंबर पर कॉल करके वो कहता है कि क्या तुम लोग पता लगा पाए कि आखिर वो एंटीक जेवर कहाँ है। इस पर फोन की दूसरी ओर से आवाज आती है, कुछ सुराग हाथ लगे हैं, अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। हम जल्द ही आपको। एपिसोड 16 घर खाली करो। दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना कि प्रेम आकाश को मिस्टर पाल द्वारा दिए गए गिफ्ट को आकाश को दे देता है। इसके बाद आकाश गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसे चक्रों के बारे में जानकारी वाली किताब मिलती है। वह किताब में मूलाधार सहित अन्य चक्रों के बारे में पढ़ता है। तभी वह सोचता है कि उसे संस्कृत पढ़ने नहीं आती है, लेकिन फिर भी संस्कृत में लिखे इस किताब को पढ़ ले रहा है। इसका मतलब सब कुछ सच है और उसे असीम शक्तियां मिलने वाले हैं। लेकिन फिर वह आने वाली जिम्मेवारी और खतरे के बारे में सोचकर शांत हो जाता है और दृढ़ निश्चय करता है कि वह अपने शक्तियों के चरम पर पहुंचकर रहेगा। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति था जो अपने आदमियों को मिशन पूरा नहीं होने से उन लोगों पर नाराज हो रहा था। इसके साथ ही वह गुरु पुष्य नक्षत्र में जन्मे उस लड़के को शक्तियां मिलने से पहले खत्म करने के बारे में सोच रहा था। अब आगे। चक्रों की किताब पढ़ने के बाद आकाश सोने चला जाता है। इसके बाद वह अगले दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले उठता है और नहाकर ध्यान करने बैठ जाता है। वह अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान मग्न होता है कि तभी धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है। करीब 2 घंटे ध्यान करने के बाद जब वह उठता है तो उसे अपना शरीर बहुत हल्का लगता है। उसे अपने अंदर एक नई शक्ति संचालित होते नजर आती है। थोड़ी देर बाद आकाश नाश्ता करके बाजार की ओर निकल जाता है और पास के ही एक दुकान से हिंदी पंचांग ले आता है। इस पंचांग में वह देखता है कि अमावस्या आज से 13 दिन बाद है। वह मन ही मन कहता है कि मुझे अपने चक्रों को जागृत करने के लिए सिर्फ 13 दिनों का समय है। इसके बाद मुझे आचार्य जटाधारी से मिलने माता कामाख्या के मंदिर पहुंचना होगा। इसके बाद वह एक बार फिर अपने ध्यान में लीन हो जाता है। करीब 2 घंटे के बाद उसे लगता है कि उसका मूलाधार चक्र जागृत होने वाला है।
इस पर वह थोड़ा खुश हो जाता है और एक बार फिर वह ध्यान लगाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे प्रेम का कॉल आता है। प्रेम आकाश को बताता है कि एडवोकेट ने बिल्डिंग के पेपर को वेरीफाई कर लिया है, वह चाहे तो ऑफिस के लिए उस बिल्डिंग को खरीद सकता है। इसके बाद आकाश उसे तमन्ना और एडवोकेट को अपने साथ लेकर उस ब्रोकर के पास पहुंचने को कहता है और वह खुद भी वहां के लिए निकल जाता है। करीब 1 घंटा बाद आकाश, प्रेम, तमन्ना और एडवोकेट एल्विन जोसेफ प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास पहुंचते हैं। वे सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो अंदर उस ब्रोकर के साथ एक आदमी बैठा होता है। वह ब्रोकर आकाश सहित सभी लोगों से उस व्यक्ति को मिलवाते हुए कहता है, यह मिस्टर दीपक बंसल है, इस बिल्डिंग के मालिक। आपका फोन आते ही मैंने इन्हें भी बुलवा लिया। इस पर एडवोकेट जोसेफ उस ब्रोकर से कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है, मैंने प्रॉपर्टी के सभी पेपर को रेडी कर दिया है, बस इन दोनों को उस पेपर में साइन करने होंगे। इसके बाद आकाश अपने कार्ड से दीपक बंसल को 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है और वे दोनों प्रॉपर्टी के पेपर पर अपने अपने साइन कर देते हैं। पेपर साइन होने के बाद एडवोकेट जोसेफ उस पेपर को लेकर बिल्डिंग आकाश के नाम पर करवाने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। आकाश जब से उस बिल्डिंग में आया था तो उसे थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, जिस कारण आकाश दीपक से पूछता है कि आपने इस बिल्डिंग को 2 करोड़ रुपए कम में क्यों बेच दिया जबकि इसकी मार्केट प्राइस और भी ज्यादा थी। इस पर दीपक उस ब्रोकर की ओर देखने लगते हैं। तभी ब्रोकर आकाश को कहता है कि सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉपर्टी के ओनर को पैसों की सख्त जरूरत है, इस कारण ही तो वह कुछ कम कीमत में ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इस आकाश अपना सर हिलाते हुए अपनी हामी भर देता है। कुछ समय एक दूसरे से बात करने के बाद दीपक आकाश को बिल्डिंग की सभी चाबियां दे देता है और ब्रोकर के साथ निकल जाता है। थोड़ी देर पूरे बिल्डिंग में इधर उधर घूमने के बाद तमन्ना आकाश से कहती है कि मैं डेकोरेशन करने वाली कंपनी के मैनेजर को यहां बुला लेती हूं। इस पर आकाश उसे हाँ कर देता है और उन दोनों को आगे का काम संभालने के लिए बात कहकर अपने घर की ओर निकल जाता है। आकाश अपने घर पहुंचा ही था कि तभी वह देखता है कि वह जिस मकान में किराए पर रह रहा है उसके मालिक वहां खड़े हैं। वह अपने मकान मालिक को नमस्ते कहते हुए पूछता है कि क्या कुछ बात है जो वह यहाँ आए हैं। इस पर आकाश के मकान मालिक आकाश को कहते हैं, देखिए आकाश जी, हम अपने परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे बेटे बहू का कहना है कि आप लोग दिल्ली में आकर क्यों नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने भी वहां जाने का डिसाइड कर लिया है, लेकिन मैं जाने से पहले इस घर को बेचना चाह रहा हूं। इसके लिए एक आदमी से मेरी 1 करोड़ 80 लाख में बात हो भी गई है, किंतु उसका कहना है कि वह ये घर तभी खरीदेगा जब ये घर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। उसने मुझे 15 दिनों का समय दिया है। इस पर आकाश अपने मकान मालिक को कहता है कि अंकल जी, अगर आपको ये घर बेचना ही है तो क्यों ना आप मुझे ही यह घर दे दें, मैं इसके लिए आपको सारे पैसे दे दूंगा। इस पर आकाश के मकान मालिक मन ही मन सोचते हैं, जो हर महीने घर का किराया भी नहीं भर सकता है वह मुझसे कह रहा है कि मैं खरीदूंगा। कितना हंसी वाला बात है। आकाश के मकान मालिक अपने सोच में गुम थे ही कि तभी आकाश उनसे कहता है कि मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये घर सच में खरीदना चाहता हूं। इस पर आकाश के मकान मालिक आकाश से कहते हैं कि देखिए, मैंने पहले ही इस घर की डील कर ली है। अगर आपको ये घर चाहिए तो मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। इस पर आकाश उन्हें पूरा 2 करोड़ रुपए देने की बात कहकर उन्हें पेपर रेडी करवाने के लिए कहता है। साथ ही एडवांस के रूप में 50 लाख रुपए उनके खाते में जमा कर देता है। इधर दूसरी ओर जानवी के घर में जानवी की मां और जानवी के पिता के बीच जोरों से झगड़ा चल रहा था। जानवी के पिता जानवी की मां पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, कैसी मां हो तुम जो अपनी ही बच्ची का घर उजाड़ने में लगी हुई हो। आखिर क्यों तुम जानवी की दूसरी शादी करवाना चाह रही हो और उस मासूम बच्चे का क्या दोष है जो उसे अनाथालय भेजना चाह रही हो। इस पर जानवी की मां अपने पति पर झुंझलाते हुए कहती है कि तुम ये पूछ रहे हो मुझसे कि क्यों मैं जानवी की शादी किसी और से करवाना चाह रही हूं, जबकि तुम ही तो थे जो चाहते थे कि हमारी बेटी उस निकम्मे नालायक से अलग हो जाए। और रही बात उस मासूम की, तो वो कौन सा एंगल से तुम्हें मासूम नजर आ रहा है। अरे सांप का बच्चा है वो, और सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे तो बाद में डंसेगा ही। बस करो तुम, अपनी लालच में इतनी भी आंधी मत हो जाओ कि तुम कुछ भी किसी के बारे में बोलती रहो। वह कोई सांप का बच्चा नहीं बल्कि हमारा नाती है, जानवी के पिता अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हुए बोले। और रही बात कि मैं तब जानवी को आकाश से अलग कराना चाह रहा था जब आकाश कुछ काम नहीं करता था। अब आकाश अपनी कंपनी खोल रहा है, यहाँ के विधायक से उसकी पार्टनरशिप चल रही है। इसका मतलब तुम जानती भी हो,
वह आगे बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं ही पागल था जो उस पर यकीन नहीं करता था। जानवी के माता पिता आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी पास के एक कमरे में आकाश का बेटा जानवी से कहता है कि माँ, ये नानी किसे सांप का बच्चा बोल रही है और पापा को इतनी गलियां क्यों दे रही है। इस पर जानवी अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है कि अरे नहीं मेरा बच्चा, ये सब तो ड्रामा कर रहे हैं। आपने टीवी पर देखा है न कि किस प्रकार लोग एक्टिंग करते हैं। ये दोनों भी बाद एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना कहने के बाद जानवी अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहती है, मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी अपने माँ बाप के घर आकर। मेरे कारण आज ये सब हो रहा है। लेकिन इसके लिए मुझसे ज्यादा जिम्मेवार आकाश तुम हो। अगर तुम अच्छे से रहते और काम करते तो हमें ये दिन नहीं देखना होता। आकाश, अभी भी समय है, सब कुछ जल्दी ठीक करके हमें अपने घर बुला लो। मैं यहाँ अब और नहीं रहना चाहती। इतना सोचते सोचते जानवी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उसका बेटा उसकी आंखों के आंसू पोंछता हुआ कहता है, माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें पापा की याद आ रही है? मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, मेरी बात पापा से करवाओ ना। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या जानवी अपने बच्चे की बात करवाएगी आकाश से? क्या जानवी के पिता जानवी, आकाश और उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने से रोक पाएंगे? कब करेगा आकाश अपने सभी चक्रों को जागृत? एपिसोड 17, सातों चक्र हुए जागृत। दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना कि आकाश सुबह उठकर ध्यान साधना में मग्न हो जाता है। काफी देर ध्यान करने के बाद उसे अपने अंदर एक नई शक्ति संचालित होता महसूस होता है। इसके बाद आकाश को कॉल आता है कि उसके ऑफिस के बिल्डिंग के लिए पेपर वेरीफाई हो गया है। सब कुछ ठीक मिलने के बाद आकाश उस बिल्डिंग को दीपक बंसल से खरीद लेता है। इसके बाद जब वह घर पहुंचता है तो उसके मकान मालिक उसे बताते हैं कि वह घर बेच रहे हैं, इसलिए वह घर खाली कर दे। इस पर आकाश उन्हें घर खरीदने की बात कहता है और 50 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। वहीं दूसरी ओर जानवी के मायके में जानवी के पिता महेंद्र बंसल और जानवी की मां सनाया बंसल के बीच आकाश और उसके बच्चे को लेकर पूरा तू तू में होता है, जिस पर जानवी मन ही मन कहती है, आकाश जल्दी मुझे अपने घर बुला लो। वहीं जानवी का बेटा अपने पिता से बात करना चाह रहा था। अब आगे। जानवी अपनी मां के जिद के कारण पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। अगले दिन सोकर उठने के बाद जानवी सोचती है कि वह कैसे अपने और आकाश के रिश्ते को बर्बाद होने से बचाए। वह अपने सोच में गुम हो होती है कि तभी उसका बेटा अथर्व उससे कहता है कि मां, मुझे पापा से बात करना है। मैं पापा से मिलना चाहता हूं। आपने मुझे कल कहा था कि आप मेरी बात पापा से करवाओगे, तो फिर अभी करवाओ ना। इस पर जानवी उसे कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात पापा से करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम ब्रश करके नाश्ता कर लो। इस पर अथर्व आकाश से बात करने की जिद पर अड़ जाता है और अपनी मां का फोन लेकर आकाश के नंबर पर फोन कर देता है। किंतु आकाश फोन नहीं उठाता है। करीब 3 बार फोन करने के बाद अथर्व अपनी मां से कहता है कि मां, पापा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस पर जानवी उसे कहती है कि पापा अभी सोए होंगे ना, वह जैसे ही उठेंगे तुमसे जरूर बात करेंगे। ये कहकर जानवी अथर्व को ब्रश करने भेज देती है और वह खुद नाश्ता बनाने चली जाती है। वह नाश्ता बनाने के साथ साथ मन ही मन कहती है कि आकाश अभी भी नहीं बदला है, वह पहले जैसा ही लापरवाह है। आखिर कब सुधरेगा आकाश? इधर आकाश अपने कमरे में नहाकर अपने ध्यान में मग्न होता है कि तभी उसके जांघ के ऊपर शरीर के अंदर लाल रोशनी नजर आती है। आकाश धीरे धीरे आंख खोलता है और अपने अंदर एक नई शक्ति को महसूस करता है। वह मन ही मन कहता है कि लगता है मैंने अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लिया है। इसके बाद अपने एक बार फिर ध्यान लगाते हुए अपने मूलाधार चक्र पर दृष्टि डालता है तो उसे अपने शरीर में एक गहरा लाल रंग का शक्तिकुंज दिखाई देता है। आकाश को यकीन हो जाता ही कि वह मूलाधार चक्र जागृत कर चुका है। कुछ देर योगाभ्यास करने के बाद आकाश नाश्ता बनाने चला जाता है। तभी आकाश को तमन्ना का कॉल आता है कि उसके कंपनी के सभी पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं और 2 दिनों में ऑफिस का इंटीरियर वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही वह बताती है कि ऑफिस के बाहर लगाने के लिए कंपनी के नाम हेवंस लैंड का बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। वहीं उसके साथ फॉरेन में पढ़ने वाले क्लासमेट रीता, सुमित, आशीष, अंकित एवं चारू से उसकी बात हो गई है और उन्हें उनके काम के बारे में जानकारी दे दी गई है। अभी तो शुरुआत में हम 7 लोगों की टीम काम करेगी। उसके बाद कुल 25 लोगों को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू लेना होगा। इस पर आकाश उसे अपने हिसाब से सारा काम देखने को कहता है। आकाश कॉल कट करता है तो उसे अपने स्क्रीन पर जानवी के 4 मिस्ड कॉल दिखाई देते हैं। आकाश जानवी के मिस्ड कॉल देखकर चौंक जाता है, लेकिन जानवी का फोन आने से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है।
लेकिन दूसरे ही पल आकाश सोचने लगता है कि जाह्नवी ने लगातार 5 बार कॉल किए हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये सोचकर आकाश के माथे पर टेंशन की कुछ लकीरें उभर जाती है। कुछ देर सोचने के बाद आकाश जाह्नवी को कॉल बैक करता है। लगातार रिंग होने के बाद भी जब जाह्नवी आकाश का फोन नहीं उठाती है तो उसे चिंता होने लगता है, और फिर वह जाह्नवी को लगातार 3 बार कॉल कर देता है। चौथे बार कॉल करने पर जाह्नवी आकाश का फोन उठाती है मगर कुछ नहीं कहती है। इस पर आकाश फोन पर कहता है, जाह्नवी, जाह्नवी तुम सुन रही हो? जाह्नवी तुम ठीक तो हो ना? तभी दूसरे तरफ से आवाज आती है, हाँ मैं सुन रही हूँ। तभी आकाश उससे कहता है, क्या बता है तुम फोन नहीं उठा रही थी? कुछ बात हुआ है क्या? इस पर जाह्नवी कहती है कि क्यों, जब कुछ बात होगा तभी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आकाश जाह्नवी की बातों को बीच में काटते हुए कहता है। फिर आकाश जाह्नवी से कहता है, तुमने मुझे कॉल किया था, लेकिन सॉरी मैं कंपनी के काम को लेकर थोड़ा व्यस्त था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। आकाश अपने ध्यान साधना के बारे में छुपाते हुए कहता है। इस पर जाह्नवी उसे कहती है कि अथर्व उससे बात करना चाह रहा है। इस पर आकाश खुश होते हुए कहता है कि कहाँ है अथर्व, बात करवाओ ना उससे। तभी जाह्नवी कहती है कि अथर्व अभी वॉशरूम में है, उसके आने के बाद वह बात कराएगी और फोन रख देती है। इधर आकाश जाह्नवी से और भी बहुत बातें करना चाह रहा था, लेकिन जाह्नवी के इस तरह फोन रख देने से वह मायूस हो जाता है। कुछ देर अपने में खोए रहने के बाद आकाश एक बार फिर चक्रों का किताब निकालता है। वह अब दूसरे चक्र के बारे में गहराई से पढ़ता है। दूसरे चक्र के बारे में उसे पता चलता है कि दूसरे चक्र को स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं और इसे जागृत करने के बाद हिम्मत और अपनी कमिटमेंट पूरा करने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही इससे शरीर का ऑरा और भी मजबूत होता है। इसके साथ ही वह अन्य जानकारियां भी पढ़ता है और एक बार फिर ध्यान में मग्न हो जाता है। इस बार ध्यान करने के बाद उसे अपना शरीर और भी अच्छी तरह दिखाई देता है। लगातार ध्यान करने के बाद वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके शरीर में कई बदलाव आ रहे हैं। उसके मांसपेशियों में भी काफी बदलाव आए हैं और उसे अपने अंदर की शक्ति और भी बढ़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही उसे अपने पीठ के पीछे त्रिकोण हड्डी पर एक 6 पंखुड़ी वाला कमल भी नजर आता है। आकाश को साधना करते करते रात हो चली थी। वह रात का खाना बनाता है और फिर कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चलाकर सो जाता है। ऐसा अगले 1 हफ्ते तक चलता रहा। लगातार साधना में होने के कारण उसे बाहर की कोई खबर नहीं थी। वहीं वह अपने मोबाइल को भी ऑफ कर दिया था। 7वें दिन जब आकाश अपने ध्यान में होता है तो धीरे धीरे आकाश की आंखें खुलती है। वह खुद को एक बार देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद से ही कहता है कि मैं अपने 7 चक्रों को जागृत करने में सफल हो गया हूं। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपने शरीर में सभी चक्रों को देखता है। इसके बाद वह अपनी आंखें खोलकर अपने शरीर को देखता है। आकाश के शरीर में बहुत सारे बदलाव आए थे। आकाश का रंग गोरा हो गया था और उसके शरीर में कहीं भी कोई फुंसी फोड़े तक नहीं बचे थे। उसके बाइसेप्स और चेस्ट भी बढ़ गए थे। कोई भी एक बार उसे देख लेता तो उसके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पाता। इसके साथ ही उसके दिमाग की कई नसें भी खुल गई थी, जिसके कारण उसे कई चीजों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मैं माता कामाख्या के मंदिर जाकर आचार्य जटाधारी से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ देर बाद आकाश अपने कपड़ों को पहनकर घर से बाहर निकलता है, तभी उसे याद आता है कि पिछले 1 सप्ताह से उसने अपना फोन बंद कर रखा है। वो अपने मोबाइल को पैकेट से बाहर निकालता है और उसे ऑन कर देता है। मोबाइल ऑन होने के बाद उसे प्रेम, तमन्ना, मिस्टर पाल, विधायक विनोद डांगी सहित अन्य कई लोगों के मिस कॉल का मैसेज नजर आता है। जिसके बाद वह सबसे पहले तमन्ना को कॉल करता है। कुछ देर रिंग जाने के बाद तमन्ना कॉल पिकअप करती है और आकाश पर गुस्सा होते हुए कहती है, आकाश कहाँ थे तुम अब तक और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? इस पर आकाश उससे कहता है कि मैं अपने गांव गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा फोन पानी में गिरकर खराब हो गया था, जिस कारण मेरा फोन बंद आ रहा था। आज ही मैं वापस लौटा हूं और नया मोबाइल लेकर पहले तुम्हें कॉल कर रहा हूं। इस पर तमन्ना आकाश को कहती है कि ऑफिस का सारा काम पूरा हो चुका है, अब हम जल्द ही कंपनी का उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही वह कहती है कि वह अब तक सिर्फ उसके कंफर्मेशन के लिए ही रुकी हुई है। इस पर आकाश उससे कहता है कि कंपनी का उद्घाटन कब होना है। तभी उससे तमन्ना कहती है कि मैंने प्रेम और मिस्टर डांगी से बात करके परसों का डेट तय किया है। तुम देख लो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस पर आकाश उसे अपनी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहने की बात कहता है। आकाश से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद तमन्ना उद्घाटन की तैयारियां करने में जुट जाती है।
तमन्ना के कॉल रखने के बाद आकाश प्रेम को कॉल करता है, जिस पर प्रेम भी उससे फोन बंद होने का कारण पूछता है। इस पर आकाश उसे भी वही बात बताता है जो उसने तमन्ना को बताया था। साथ ही वह प्रेम को कहता है कि उसने जो मेडिटेशन के बारे में बताया था वह उसके काफी काम आया। अब वह पूरी तरह से तरोताजा और नई स्फूर्ति महसूस कर रहा है। इसके साथ ही वह प्रेम को बताता है कि 2 दिनों के बाद उसकी कंपनी का उद्घाटन होगा। इसके लिए वह मीडिया में प्रचार प्रसार कर दे। तभी प्रेम उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की बात कहता है और उसमें विधायक डांगी को भी शामिल करने की बात कहता है। प्रेम की बातों को सुनकर आकाश हाँ कर देता है। साथ ही वह कहता है कि वह मिस्टर डांगी से इस बारे में बात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय तय करेगा। प्रेम से बात होने के बाद आकाश मिस्टर डांगी से बात करता है, जिस पर मिस्टर डांगी कहते हैं कि वह आज शाम हो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे क्योंकि कल उन्हें किसी काम से बाहर जाना होगा। इस पर आकाश उन्हें ठीक है कहते हुए फोन रख देता है और फिर वह तमन्ना और प्रेम को इसकी जानकारी देते हुए शाम 6 बजे ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंचने के लिए कहता है। इसके साथ ही वह जानवी से इस बारे में बात करने के लिए कॉल करता है, लेकिन जानवी उसका कॉल नहीं उठाती है। जिसके बाद आकाश शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहन कर जाने के लिए अच्छे कपड़े व एक गाड़ी लेने चला जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको क्या होगा जब आकाश पहुंचेगा कार की शोरूम में? क्या जानवी आएगी आकाश के कंपनी के उद्घाटन समारोह में? कहीं कोई अटैक तो नहीं होने वाला है विधायक डांगी पर? क्या सभी चक्र जागृत करने के बाद आकाश को मिली है कुछ शक्तियां? जानवी की मां आकाश और जानवी को अलग करने के लिए क्या बना रही है प्लान? एपिसोड 18 महंगी कार। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना कि आकाश मूलाधार चक्र जागृत करने के बाद बचे हुए सभी चक्रों को जागृत करने के लग जाता है। इसके बाद पूरे सप्ताह वो ध्यान में रहता है और उसके सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। जब आकाश ध्यान से उठता है तो उसके शरीर में कई बदलाव होते हैं और उसका ऑरा भी काफी बढ़ जाता है। ध्यान से बाहर आने के बाद आकाश अपना मोबाइल स्विच ऑन करता है, जिसमें तमन्ना, जानवी, प्रेम, डांगी सहित कई लोगों के मिस्ड कॉल के मैसेज होते हैं। इसके बाद वो तमन्ना, प्रेम और मिस्टर डांगी से बात करके 2 दिन बाद कंपनी का उद्घाटन का डेट फाइनल करता है। इसके लिए वो शाम को 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस की बिल्डिंग में रखता है। इसके बाद वो अपने लिए अच्छे कपड़े व गाड़ी खरीदने के लिए मार्केट चला जाता है। अब आगे। आकाश का फ्लैट शहर के बीचों बीच स्थित था, जिस कारण आकाश पैदल ही मार्केट की ओर चला जाता है। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे, जिस कारण कई सारी दुकानें और शोरूम खुल ही रहे थे। आकाश इधर उधर नजर डालता हुआ रास्ते में चला जा रहा था। तभी आकाश अपने मन ही मन सोचता है कि मेरे पास अभी पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूं तो महंगी स्पोर्ट्स कार ले सकता हूं, लेकिन क्या इतना पैसा अभी उड़ाना सही होगा? उसे आगे अभी पैसों की और जरूरत पड़ने वाली है। उसके पास कुल 18 करोड़ रुपए थे, लेकिन इसमें से लगभग 11.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कंपनी के स्टार्टअप के लिए अभी 10 करोड़ लगाने होंगे। आकाश मन ही मन सभी पैसों का हिसाब करता है और निश्चय करता है कि अभी वह सिर्फ 30 लाख तक की गाड़ी खरीदेगा। इसके बाद वह कुछ दूर चलकर BMW की शोरूम पहुंच जाता है। कार शोरूम अभी खुला ही था। सफाई कर्मी शोरूम के फर्श पर पोछे लगा ही रहे थे कि तभी आकाश शोरूम के अंदर जाता है। आकाश के जूते में कचड़े लगे होने से फर्श एक बार फिर गंदी हो जाती है। फर्श गंदी होता देख एक बार सफाई कर्मी आकाश के ऊपर नजर डालता है। फिर जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि आकाश कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो वो गुस्से हुए आकाश पर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम अपने कचड़े जूते के साथ यहाँ चले आए? इस पर आकाश उसे कहता है कि माफ करना, मैंने देखा नहीं कि मेरे जूते के कचड़े लगे हुए हैं। इस पर वह सफाई कर्मी आकाश पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी माफी का मैं क्या अचार डालूंगा। सफाई कर्मी द्वारा जोर जोर से चिल्लाए जाने पर वहां शोरूम के कई कर्मी सामने जाते हैं। उनमें से एक सेल्समैन आकाश के कपड़ों को घूरते हुए देखता है और आकाश से पूछता है कि क्या काम है तुम्हें? अभी शोरूम खुली भी नहीं और लगता है तुम चंदा मांगने चले आए। इस पर आकाश उस सेल्समैन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ कोई चंदा मांगने नहीं आया हूँ, मुझे अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है। आकाश को बातों को सुनकर वहां खड़े सभी कर्मी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। इसके बाद सफाई कर्मी कहता है, तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम इस शोरूम से गाड़ी खरीद सको? इस पर आकाश उसे झुंझलाते हुए जवाब देता है कि क्या तुम्हारी औकात है कि तुम कस्टमर से सवाल कर सको? इसके बाद वह एक गाड़ी की ओर चला जाता है और उसे हाथ लगाने वाला होता ही है कि तभी उसका हाथ वह सेल्समैन झटक देता है और आकाश से कहता है कि अपने गंदे इस गाड़ी से हाथ दूर रखो। इस शोरूम में लगे एक भी गाड़ी तुम्हारी औकात की नहीं है।
अब आकाश भी अपना आपा खो देता है और उस सेल्समैन से कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो और जाओ इस शोरूम के मैनेजर को बुला कर लाओ। आकाश की आवाज का शोर सुनकर एक लड़की अपने केबिन से निकल कर आती है और आकाश से पूछती है कि आप यहाँ इतने शोर क्यों मचा रहे हैं। इस पर आकाश उसे देखते हुए कहता है कि यह बात अगर आप अपने स्टाफ से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आकाश का इतना कहना होता ही है कि तभी वो सेल्समैन अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैडम, यह आदमी सुबह सुबह हमारे बिजनेस को खराब करने आ गया है। मैं इन जैसे आदमी को अच्छे से जानता हूँ। इनके पास पैसे होते नहीं है और बस कार लेने का बहाना बनाकर शोरूम देखने चले आते हैं। आकाश उस सेल्समैन की बातों को सुनकर समझ जाता है कि यह सब उसके कपड़े का नतीजा है। उसके कपड़े को देखकर वे सभी ऐसा कह रहे हैं। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह मैनेजर भी गलत समझेगी। इतना सोचने के बाद आकाश अपनी जेब में हाथ डालता है और अपने जेब से ब्लैक प्लेटिनम कार्ड निकालकर उस लड़की की ओर बढ़ा देता है। चूंकि वो लड़की उस शोरूम में मैनेजर थी तो वो ब्लैक प्लेटिनम कार्ड का मतलब समझती थी, इसलिए वो आकाश के हाथों में कार्ड को देखते ही चुप हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो सेल्समैन अब तक चुप नहीं हुआ था। वो आकाश पर गुस्से हुए कहता है कि यह बैंक कार्ड क्या दिखा रहे हो? ऐसा बैंक कार्ड मेरे पास कितने फेंके पड़े हैं। इस पर आकाश कहता है कि क्या सच में? और इतना कहते हुए वो उस लड़की की ओर देखने लगता है जो कि इस शोरूम की मैनेजर होती है। आकाश की नजरें खुद पर मशूज होते ही वो उस सेल्समैन पर गुस्सा हो जाती है यार उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकाला जाता है। जब तुम्हें एक आम बैंक कार्ड में और ब्लैक प्लेटिनम कार्ड में क्या फर्क होता है ये भी नहीं पता तो फिर तुम यहाँ काम कैसे करोगे? इसके बाद वो आकाश से अब तक की हुई बातों की माफी मांगती है और आकाश से बड़े प्यार से पूछती है, सर आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? मैनेजर की सवाल पर आकाश अपनी ताव दिखाते हुए कहते हैं कि आपके शोरूम में हो सबसे महंगी गाड़ी है, मुझे वह चाहिए। लेकिन मुझे गाड़ी अभी लेनी है, इसलिए जो गाड़ी पहले से रेडी होगी वही बताइएगा। इस पर मैनेजर उसे BMW की टॉप मॉडल जिसका कीमत करीब 1,80,00,000 था उसे दिखाती है। आकाश कार को देखता है और सारे पेपर रेडी करने के लिए कहता है। इसके बाद आकाश पेमेंट कर उस कार को लेकर वहां से चला जाता है। आकाश बाहर निकलने वाला होता ही है कि तभी वो सेल्समैन और उस सफाई कर्मी से कहता है कि तुम्हारा जो काम है उसे ही करो, अगर खुद के 30 मार खा समझोगे तो यही हालत होगी। ये कहते हुए आकाश कार ड्राइव करते हुए एक मॉल चला जाता है जहां वो अपने लिए महंगे बिजनेस सूट, घड़ी, मोबाइल और जूते खरीदता है। इन सभी में कब शाम के 5 बज जाते हैं आकाश को पता ही नहीं चलता। घड़ी के समय पर ध्यान जाते ही आकाश मन ही मन कहता है कि 5 बज गया है, मुझे जल्द ही ऑफिस के लिए निकलना होगा। ये कहकर आकाश ऑफिस की ओर निकल जाता है। शाम को करीब 5:30 बजे आकाश अपने ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंचता है। ऑफिस के इंटीरियर को जब आकाश देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह मन ही मन कहता है वाकई में लड़कियां मैनेजमेंट में मास्टर होती हैं। उनकी पसंद बिल्कुल लाजवाब होता है। वह मन ही मन तमन्ना की तारीफें कर ही रहा होता है तभी आकाश को आवाज आती है, कैसा लगा तुम्हारे कंपनी का ऑफिस? आकाश आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और तमन्ना को देखता है। तमन्ना बिजनेस सूट में काफी प्रोफेशनल नजर आ रही है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि जिसके तुम्हारी जैसे खूबसूरत फ्रेंड हो तो उसके ऑफिस के लुक क्यों नहीं खूबसूरत होंगे। इस पर तमन्ना उसे कहती है, क्या सच में? वैसे तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर कहीं तुम्हारी पत्नी ने सुन लिया तो बिना मौसम के ही बरस पड़ेगी। तमन्ना के इस बात पर दोनों खिलखिलाकर मुस्कुरा देते हैं। वे दोनों कंपनी के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रेम और विधायक दानगी भी वहां पहुंचते हैं। आकाश मिस्टर दानगी का वेलकम करता है और उन्हें मीटिंग हॉल में चलने के लिए कहता है। मीटिंग हॉल पूरी तरह व्यवस्थित होता है। ऑफिस के इंटीरियर डिजाइनिंग को देखकर प्रेम और मिस्टर दानगी भी तमन्ना की प्रशंसा करते हैं। इस पर तमन्ना सभी को धन्यवाद देती है। कुछ ही देर में वहां तमन्ना के फ्रेंड रीता, सुमित, अंकित, आशीष एवं चारू भी पहुंच जाते हैं। तमन्ना अपने सभी फ्रेंड्स को आकाश, प्रेम व मिस्टर दानगी से मिलवाती है। सभी एक दूसरे को हेलो कहते हैं, जिसके बाद तमन्ना सभी को उनके पोस्ट बताती है। वो कहती है कि आज से चारू इस कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट को संभालेगी। वहीं अंकित और आशीष फील्ड इंचार्ज होंगे। रीता का काम सभी लैंड को रिव्यू कर उसके लिए नक्शा तैयार करना होगा। वहीं सुमित HR डिपार्टमेंट संभालेगा। तभी आकाश कहता है कि तमन्ना तुम आज से कंपनी की मैनेजमेंट देखोगी और सभी को लीड करना तुम्हारा काम होगा। करीब आधा घंटा एक दूसरे को काम समझने के बाद प्रेम कहता है 6 बजने वाले हैं। सभी चैनल के रिपोर्टर्स यहां पहुंचते ही होंगे। प्रेम के इतना कहने के बाद सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ देर में वहां दर्जन से अधिक रिपोर्टर्स और कैमरामैन पहुंचते हैं, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आकाश सभी रिपोर्टर्स को कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए बताता है कि इस कंपनी का नाम हेवंस लेन है।
कंपनी का नाम हेवंस लैंड रखने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमारी जितनी भी साइट्स हैं सभी प्राकृतिक जगहों से जुड़ी हुई है। यहां जाने के बाद लोगों को स्वर्ग में होने का फीलिंग आएगा। इसके साथ ही वो कंपनी से जुड़े सभी बातों के बारे में रिपोर्ट्स को बताता है। साथ ही वो बताता है कि इस कंपनी में यहाँ के विधायक मिस्टर विनोद दांगी भी उनके 50% के पार्टनर है। इसके बाद वो सभी रिपोर्ट्स को 2 दिनों के बाद कंपनी के उद्घाटन के दौरान आने का आमंत्रण देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सभी रिपोर्टर्स मिस्टर दांगी से उनकी राय लेते हैं और फिर अपने अपने काम के लिए वहां से निकल जाते हैं। वहीं रिपोर्टर्स के जाने के बाद आकाश लगभग 1 घंटे तक सभी लोगों से कंपनी की लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद आकाश रिलैक्स होते हुए घर में रखे सोफे पर बैठता है और मन ही मन कहता है कि आज बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, मगर मैं करता भी तो क्या करता, उस सेल्समैन ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी थी। इसके बाद आकाश अपना मोबाइल निकलता है और मिस्टर डिसूजा को कॉल मिला देता है। कुछ रिंग जाने के बाद मिस्टर डिसूजा कहते हैं, हाँ आकाश जी कहिए, आज मेरी याद कैसे आए। इस पर आकाश उन्हें एक और ज्वेलरी ऑक्शन करवाने की बात कहता है, जिस पर मिस्टर डिसूजा आकाश को कल नीलामी घर आने के लिए कहते हैं और फोन रख देते हैं। अभी आकाश अपना मोबाइल जेब में रखने वाला ही होता है कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। आकाश फोन स्क्रीन पर जानवी का नाम देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आकाश फोन उठाते ही कहता है, हाँ जानवी बोलो। तभी दूसरे तरफ से आवाज आती है, पापा माँ। इतना कहते ही फोन कट जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है आगे? क्या जानवी पर तो नहीं आई है कोई मुसीबत? आखिर आकाश का बेटा क्या बातें बताना चाह रहा था आकाश को? आखिर कैसा कटा अथर्व का कॉल? क्या आ चुका है आकाश के ऊपर कोई खतरा? एपिसोड 19 किडनैप्ड। दोस्तों पिछली कहानी में आपने सुना कि आकाश कार लेने के लिए BMW का शोरूम जाता है, जहां सफाई कर्मी और सेल्समैन उसे बुरा भला कहते हैं। मैनेजर के आने के बाद आकाश मैनेजर को ब्लैक प्लेटिनम कार दिखता है, जिसे देख मैनेजर सफाई कर्मी और सेल्समैन को फटकारते हुए उन्हें नौकरी से निकाल देती है। शोरूम में आकाश 1.5 करोड़ रुपए की महंगी BMW कार खरीदता है और कपड़े खरीदने के लिए मॉल में चला जाता है। शॉपिंग करने के बाद शाम 5:30 बजे आकाश अपने ऑफिस की बिल्डिंग पहुंचता है, जहां का इंटीरियर डेकोरेशन देख वो मन ही मन तमन्ना का तारीफ करता है। कुछ देर बाद सभी वहां पहुंच जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद सभी लोग कंपनी के बारे में आपस में बात करते हैं और अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद आकाश मिस्टर डिसूजा से बात करता है और उन्हें एक और ज्वेलरी नीलाम करवाने की बात कहता है, जिस पर मिस्टर डिसूजा आकाश को कल नीलामी घर बुलाते हैं। मिस्टर डिसूजा का कॉल कट होने के बाद आकाश का बेटा अथर्व उसे फोन करता है और पापा मम्मी कहते ही फोन कट जाता है। अब आगे। अथर्व का फोन काटने के बाद आकाश तुरंत जानवी के नंबर पर कॉल बैक करता है, मगर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। टेंशन में आकाश बार बार जानवी के नंबर पर कॉल करता ही जा रहा था। करीब 10 मिनट लगातार फोन ट्राई करने के बाद भी आकाश की बात अथर्व से नहीं होती है, तो आकाश जानवी के पिता महेंद्र बंसल के घर निकल जाता है। थोड़ी देर कार ड्राइव करने के बाद आकाश महेंद्र बंसल के घर पहुंचता है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, तभी मिस्टर बंसल घर का दरवाजा खोलते हैं। आकाश अपने ससुर मिस्टर बंसल से पूछता है कि जानवी और अथर्व कहाँ है। इस पर महेंद्र बंसल उसे बताते हैं कि करीब 1 घंटे पहले जानवी अथर्व को लेकर मार्केट गई है। तभी आकाश उन्हें बताता है कि जानवी के नंबर से अथर्व का कॉल आया था। उसके बाद वो उन्हें सारी बात बताता है। आकाश की बात सुनकर मिस्टर बंसल के होश उड़ गए थे। वो भी अपना फोन निकालकर जानवी के नंबर पर कॉल करने लगते हैं, लेकिन जानवी का फोन स्विच ऑफ आता है। आकाश तभी अपने ससुर से पूछता है कि क्या जानवी जाने से पहले उन्हें कुछ बता कर गई है। तो मिस्टर बंसल कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, मुझे तो जानवी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन बाहर जाते हुए वो अथर्व से कह रही थी कि आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो ना, तो आज मैं आपको फनलैंड घूमने ले चलती हूँ। फनलैंड। आकाश मन ही मन इस जगह का नाम बुदबुदाता है और फिर मिस्टर बंसल को आश्वासन देता है कि जानवी को वो जल्द ही खोज लेगा। इसके बाद आकाश प्रेम को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। आकाश की बातें सुनने के बाद प्रेम आकाश को रिलैक्स होने को बोलता है। साथ ही वो कहता है कि तुम फनलैंड के लिए निकलो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। इसके बाद आकाश मिस्टर बंसल के घर से फनलैंड के लिए निकल जाता है। इधर एक सुनसान इलाके में एक पत्थरों का खंडहरनुमा गुफा होता है, जिसमें जानवी और अथर्व कुछ आदमी के सामने खड़े थे। सभी आदमी ब्लैक ड्रेस में बिल्कुल खूंखार नजर आ रहे थे। जानवी उस आदमी से पूछती है, मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ क्यों लाए हो? इस पर वो आदमी जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, इसका जवाब तुम अपने होने वाले पति और माँ से पूछो।
उन्होंने ही मुझे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किडनैप करने के लिए सुपारी दिया है। वैसे मुझे सिर्फ तुम्हें ही जिंदा रखने को कहा गया है, लेकिन तुम अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें वो हर कुछ करना होगा जो हम कहेंगे। इतना कहते ही वो आदमी एक जोरदार ठहाका लगाते हुए अपने आदमियों को जानवी और अथर्व को अलग अलग कमरे में बंद करने को कहता है। इस पर जानवी गिड़गिड़ाते हुए उस आदमी से कहती है, प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। जानवी के रोने का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है। अपने आदमियों को कुछ निर्देश देने के बाद वो आदमी उस गुफा से बाहर निकलता है और एक नंबर पर कॉल मिला देते हैं। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी ओर से आवाज आती है, हाँ कल्लू बोलो, काम हो गया। इस पर कल्लू उसे कहता है, जी आका मेरा काम हो गया है, अब बाकी का काम आपको करना होगा। इस पर दूसरी ओर से आवाज आती है, क्या तुमने उस बच्चे की बलि देने की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता पाताल नगरी के काम में कोई भी गड़बड़ी हो। तभी कल्लू उसे कहता है, आका मैंने सभी तैयारियां कर दी है, बस आप यहां आ जाइए। इस पर वह उसे कहता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही एक काम तुम्हें और करना होगा। जानवी की यादें उसकी जेहन से मिटानी होगी, तभी जानवी मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी, नहीं तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। इस पर कल्लू उसे कहता है, मैं कल ही जानवी की यादें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ये कहकर कल्लू फोन रख देता है। इधर आकाश अब तक फनलैंड पहुंचकर प्रेम के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वह देखता है कि प्रेम वहां आ चुका है और उसके साथ ऑफिसर विवेक भी है। रास्ते में आने के दौरान प्रेम ऑफिसर विवेक को सारी बात बता चुका था, इसलिए ऑफिसर विवेक ने आते ही अपनी पड़ताल शुरू कर दी। वो फनलैंड के अंदर जाकर वहां के मैनेजमेंट से पूछताछ करने लगा। साथ ही वो फिनलैंड में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को बारीकियों से चेक कर रहा था। करीब 1 घंटे जांच करने के बाद जब ऑफिसर विवेक को कुछ नहीं मिलता है, तभी आकाश की नजर एक सीसीटीवी फुटेज में जाती है। वे ऑफिसर विवेक को उस सीसीटीवी फुटेज की ओर इशारा करता है जिसमें उसकी पत्नी जानवी और उसका बेटा अथर्व होता है। ऑफिस विवेक जानवी की मॉनिटरिंग करते हुए देखता है कि वो दोपहर 2 बजे फिनलैंड से बाहर निकल गई थी। इसके बाद ऑफिसर विवेक आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की जांच करने लगता है। प्रेम आकाश को ढांढस बंधाते हुए कहता है, फिक्र मत करो भाई, भाभी और बच्चे जल्द ही मिल जाएंगे। इस दौरान ऑफिस विवेक एक फुटेज देखकर हैरान हो जाता है। वे तीनों फुटेज में देखते हैं कि करीब 6 लोग जानवी और उसके बच्चे अथर्व को बेहोश कर अपने साथ एक गाड़ी में बैठा रहे हैं, जिसके बाद वह जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में निकल गए हैं। आकाश ये देखकर पूरी तरह टेंशन में आ जाता है। फिर वह कहता है कि आखिर क्यों मेरी पत्नी और बच्चे का किडनैप किया है, क्या मिलेगा उसे इससे। इस पर ऑफिस विवेक आकाश से कहता है कि आकाश तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे और जानवी और अथर्व को उस किडनैपर के चंगुल से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद वह आकाश को घर जाने की बात कहकर मामले की पड़ताल में जुट जाता है। करीब 1.5 घंटे बाद आकाश अपने घर पहुंचता है। वो सिर्फ जानवी और अथर्व के बारे में सोचता है कि कैसे होंगे दोनों, कहाँ होंगे दोनों, आखिर किसने किया होगा उन दोनों का किडनैप। आकाश सोचते सोचते सोफे पर लेट जाता है। आकाश कुछ देर लेटा ही था कि उसे अपने सपने में जानवी और अथर्व दिखाई देते हैं, जो कि अलग अलग कमरों में रस्सी से बंधे हुए थे। वह कमरा किसी खंडहरनुमा गुफा का था। कमरों के बाहर काले पोशाक में कई आदमी खड़े थे, किंतु किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आसपास काली जादू की कुछ सामने भी पड़ी हुई थी। इतना देखने के बाद आकाश की आंखें खुल जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसे लोग हैं और क्या करना चाह रहे हैं उसकी पत्नी और बेटे के साथ। आखिर यह जगह कौन सी है। आकाश सभी बातों को सोचते हुए उस सन्यासी को याद करता है और मन ही मन कहता है, सन्यासी बाबा मेरी मदद कीजिए, आपने ही मुझे शक्तियों के रास्ते को दिखाया था, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह सभी लोग काली ताकतों से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आकाश बार बार यह मन में कह ही रहा था कि तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। आकाश, ये सभी लोग पाताल नगरी के पिशाच हैं, तुम्हारी पत्नी और बच्चे इन्हीं के कैद में है। तुम्हारी शक्ति जागृत हो चुकी है, तुम्हें अपनी शक्तियों पर ध्यान लगाने की जरूरत है, तभी तुम इन्हें ढूंढ सकते हो। खुद पर और भगवान पर यकीन रखो, तुम जानवी और अथर्व को ढूंढ सकते हो। इसके बाद आकाश को आवाजें आना बंद हो जाती है। आकाश तुरंत ही ध्यान में बैठता है, लेकिन बार बार उसे अपने पत्नी और बच्चे की याद आती है, जिस कारण उसका ध्यान टूट जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या आकाश जानवी और अथर्व को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? आखिर पाताल नगरी का पिशाच जानवी से क्यों करना चाहता है शादी? आखिर क्या मिलने वाला है अथर्व के बलि देने से पाताल नगरी वालों को? किस प्रकार बचाएगा आकाश अपने बच्चे का जान? एपिसोड 20 खतरे में बच्चे की जान। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना कि जानवी के मोबाइल से अथर्व का कॉल आने के बाद आकाश जानवी के पिता मिस्टर महेंद्र बंसल का घर जाता है।
जहां उसे पता चलता है कि जानवी अथर्व के साथ फनलैंड गई थी। इसके बाद आकाश प्रेम और ऑफिसर विवेक के साथ दोनों की खोजबीन में जुट जाता है। सीसीटीवी कैमरे से जानवी और अथर्व के किडनैपिंग की बात उसे पता चलती है, जिसके बाद वो अपने घर चले जाता है। आकाश को जानवी और अथर्व खंडाहनु में गुफा में होने का सपना दिखाई देता है, जिसके बाद आकाश सन्यासी बाबा से मदद मांगता है। आकाश के कानों में आवाज आती है कि ध्यान लगाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद आकाश ध्यान लगाने का प्रयास कार्य है, किंतु आकाश का ध्यान बार बार जानवी और अथर्व पर चला जाता है। अब आगे आकाश अपने मन को एक बार फिर शांत कर ध्यान लगाने में जुट गया था। धीरे धीरे वो गहरा ध्यान में चला गया। उसके शरीर के चारों ओर एक मजबूत ऑरा तैयार हो गया था। वहीं आकाश के सभी चक्रों की रोशनी भी तेज हो गई थी। गहरे ध्यान में जाने के बाद आकाश देखता है कि उसका आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर एक और बढ़ रहा है। वह रास्ता आकाश के शहर से सटे एक जंगल में जा रहा था। आकाश उस रास्ते को अपने दिमाग में बैठाते जा रहा था। कुछ समय में आकाश की आत्मा उस खंडाहनुम गुफा में पहुंच गई, जहां अथर्व और जाह्नवी कैद थे। आकाश उन दोनों के साथ साथ सभी पाताल नगरी के पिशाचों को देख पा रहा था। उन पिशाचों में एक मुख्य पिशाच, जिसका नाम कल्लू था, वो किसी हवन की तैयारी कर रहा था। वहीं सभी पिशाच जानवी और अथर्व के कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। आकाश को आखिर उनका ठिकाना मिल गया था। उसे यहां तक पहुंचने के रास्ते भी पता चल गए थे, लेकिन वो सोच रहा था कि यहां से वो जानवी और अथर्व को कैसे बाहर निकाले। कुछ पल पूरे गुफा का जायजा लेने के बाद आकाश की आत्मा पुनः उसके शरीर में आ जाती है, जिसके बाद आकाश उठ खड़ा होता है। आकाश मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाता है, जो कि उसे सभी चक्र जागृत करने के बाद दिव्य ज्ञान से प्राप्त हुआ था। मंत्र बुदबुदाने के बाद आकाश देखता है कि उसके हाथों में एक तलवार आ गया है। इस तलवार से हल्की दूधिया रोशनी निकल रही थी। आकाश अपने हाथों में तलवार को पकड़े मन ही मन कहता है, जानवी तुम चिंताएं करो, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को छुड़ाने वहां पहुंच रहा हूं। इतना कहते ही आकाश अपनी हाथों में पकड़े उस तलवार को कार की सीट पर रखता है और ड्राइव करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां जानवी और अथर्व कैद थे। आकाश अंदर जाने की जुगाड़ ढूंढ रहा था, जिससे वह पटल नगरी के पिशाचों की नजर में न आए और वह अंदर पहुंच जाए, क्योंकि अगर किसी भी पिशाच ने उसे अंदर जाते देख लिया तो जानवी और अथर्व की जान खतरे में भी आ सकती थी। इधर आकाश के वहां पहुंच जाने से अनजान कल्लू जानवी के सामने खड़ा कोई मंत्र बुदबुदा रहा था और धीरे धीरे जानवी का सर सहला रहा था। बाहर खड़े होकर सभी पिशाच पहरा दे रहे थे। वहीं दो पिशाच अथर्व की बलि देने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान सभी पिशाचों को उन दो पिशाचों के जमीन पर गिरने की आवाज आती है, जो अथर्व की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। आवाज सुनकर कल्लू और बाकी पिशाच उस ओर देखते हैं जहां दोनों पिशाच जमीन पर गिर पड़े थे। आकाश के हाथों में चमकती हुई तलवार थी और दोनों पिशाचों के सर धड़ से अलग हो चुके थे। आकाश को देखते ही बाकी सभी पिशाच उस पर टूट पड़ते हैं। वहीं कल्लू सीधा अथर्व के कमरे में जाता है और उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। कल्लू मन ही मन कहता है कि जानवी के जेहन से उसकी यादें वह लगभग मिटा ही चुका है। अभी सबसे जरूरी है आका और पाताल नगरी के लोगों के लिए उस बच्चे का बलि देना। इतना कहते कहते वह अथर्व को अपने पीठ पर लादे बेतहासा भाग रहा था। लगातार झटका मिलने के कारण अथर्व होश में आता है और चिल्लाता है, पापा। आकाश अथर्व की चीख सुनकर एक बार उस ओर देखता है। इसके बाद वह उन 4 पिशाचों को मारने में जुट जाता है जो उससे लड़ रहे थे। लगभग 10 मिनट में आकाश उन सभी पिशाचों के सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह जिस और कल्लू अथर्व को लेकर गया था उस ओर तेजी से भागता है। आकाश का ऑरा जंगल में पूरी तरह फैल चुका था। उसके शरीर से एक प्रकाश की किरण निकल रही थी, जिससे रात के अंधेरे में भी जंगल में रोशनी हो गई थी। आकाश की भागने की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वह हवा की गति के बराबरी कर रहा था। 2 पल बाद आकाश कल्लू के सामने पहुंच जाता है और अपनी तलवार उस ओर आगे बढ़ा देता है। कोई रास्ता नहीं पाकर अब कल्लू भी अपने कमर में बंधे खंजर को बाहर निकलता है और उसे अथर्व की गर्दन पर रख देता है। कल्लू आकाश से कहता है कि अगर इस बच्चे की जान सलामत देखना चाहते हो तो अपनी तलवार नीचे करो। आकाश मजबूरी में अपनी तलवार जमीन पर रख देता है और उस पिशाच से कहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना। फिर वह कल्लू से पूछता है कि तुम लोग आखिर मेरे पत्नी और बच्चे से क्या चाहते हो। इस पर कल्लू कहता है कि ये दोनों हमारे पाताल नगरी के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक दिन आएगा जब ये दोनों हमारे पास होंगे। इतना कहते ही कल्लू हवा बनकर वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद आकाश अथर्व को लेकर जानवी के पास पहुंचता है और उसके हाथ पैर में बंधी रस्सियां खोलकर आजाद करवाता है। इसके बाद आकाश उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद भी जानवी बेहोश होती है, वहीं अथर्व अभी भी सदमे में होता है। आकाश जानवी और अथर्व को अपने बेड पर सुलाता है।
फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए दोनों के सर पर हाथ फेरता है। इसके साथ ही वह ऑफिसर विवेक एवं जानवी को टेक्स्ट मैसेज कर जानवी और अथर्व के सही सलामत होने एवं घर ले आने की बात बता देता है। अगले दिन आकाश सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्यक्रम को कर ध्यान साधना में मग्न था। तभी उसे अथर्व के उठने की आवाज आती है। वह ध्यान से बाहर आता है और अपने बच्चे के पास चला जाता है। अथर्व के सर पर हाथ फेरते हुए आकाश पूछता है, बेटू तुम ठीक हो ना? इस पर अथर्व कहता है, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, लेकिन कल हम और मम्मी तो फनलैंड घूमने गए थे, तो फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे? चूंकि आकाश अपनी शक्तियों की मदद से अथर्व के दिमाग से कल के हुए हादसे को मिटा देता है, तो अथर्व को कुछ भी याद नहीं रहता है। अथर्व की बातों का जवाब देते हुए आकाश कहता है, बेटू कल आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए आपको कुछ भी याद नहीं है। इसके साथ ही वह अथर्व से ब्रश करने के लिए कहता है और खुद नाश्ता बनाने चला जाता है। थोड़ी देर में जानवी की भी आंखें खुलती है। वह कंफ्यूज होकर चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा रही थी। वह घर के कमरे को ऐसे देख रही थी जैसे वह पहली बार इस घर में आए हो। इधर कल्लू अपनी जान बचाकर अपने आका के पास पहुंच गया था। शहर से सटे दूसरे जंगल में एक गुफा में पाताल नगरी के पिशाचों ने अपना दूसरा अड्डा बनाया हुआ था। कल्लू के सामने उसका आका यानी रोहित कपाड़िया खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। अपने असली रूप में वह बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। वह गुस्से से कल्लू पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। एक काम दिया था तुम्हें पूरा करने के लिए, लेकिन तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाए। कितना मुश्किल से तो मैंने जानवी की मां को अपने प्लान के लिए मनाया था, लेकिन तुम्हारे कारण सभी प्लान पर पानी फिर गए। तुम जानते भी हो कि वह बच्चा उसी गुरु पुष्य नक्षत्र वाले लड़के का है, जिसकी बलि देने के बाद हमारी ताकत अपने चरम पर पहुंच जाएंगी। आज का संयोग बलि देने के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे 15 वर्ष और इंतजार करना होगा। और जानवी ही वह सीढ़ी थी जिससे मैं उस गुरु पुष्य नक्षत्र वाले लड़के तक पहुंच सकता था। अब तक उसकी शक्तियां जागृत भी नहीं हुई है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारे कारण सब गड़बड़ हो गया है। इस पर कल्लू उससे माफी मांगते हुए कहता है, आका उस लड़े की शक्तियां जागृत हो चुकी है।